देखो यूपीएससी में सिलेक्शन लेना है तो आंसर राइटिंग स्किल आपको सीखनी होगी, और ये स्किल ऐसी नहीं है बच्चों की आपको ओवरनाइट आ जाए कि आज रात आप सोकर उठे और आपको आंसर राइटिंग जो है स्किल आ गई कि आप 150 250 वर्ड्स में जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है वो आप उस डिमांड से लिखने लगे जो यूपीएससी आपसे, एक यूपीएससी एस्पिरेंट से एक्सपेक्ट करता है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग के बारे में और साथ ही हमारा ये जो यूपीएससी के मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चल रहा है 25 डे का, उसमें मैं आज आपसे पॉलिटी का डिस्कशन करने वाली हूं, जिसमें कि कुछ ये टॉपिक्स होंगे: भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान, बुनियादी संरचना, संघ और राज्य क्षेत्र के कार्य, है ना, विविध जो अंग है, शक्ति पृथक्करण, विवाद निवारण और भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना। तो ये सारे टॉपिक्स होंगे और इन टॉपिक से हम 7 जो क्वेश्चन है वह डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपको एक इंसाइट जो है वह दिया जाए कि अगर इन क्वेश्चंस के अलावा भी कोई अन्य क्वेश्चन आ गया तब भी आप एबल हो और आंसर राइटिंग कर पाए। तो क्लास शुरू करने के पहले, अच्छा, आपने जो रवि से आगे हिंदी मीडियम से आपने देखा काफी अच्छी रैंक आई, हालांकि रैंक रिफॉर्म करते हुए 2-3 बार, उसके बाद आपने देखा कि अच्छी रैंक आई, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आंसर राइटिंग का एक बड़ा रोल है, ये उनकी ही कॉपी है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे पूछते हैं कि क्या पैराग्राफ आंसर राइटिंग करनी चाहिए, तो ये भी एक तरीका होता है और ये भी उन्हीं की कॉपी है। जो बच्चे कहते हैं कि क्या हमें कुछ फ्लो चार्ट टाइप का बना देना चाहिए कि कीवर्ड्स हमारी थोड़ी सी बचत हो जाती है। बेसिकली जब आपको पैराग्राफ लिखना होता है तो बहुत सारी चीजें लिखनी होती है, वर्ड्स की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, और टाइम तो सभी के पास कम है, लिमिटेड टाइम है कि 3 घंटे है और 3 घंटे में आपको 20 क्वेश्चन के आंसर देना है। ऑन एवरेज देखे तो 7-8 मिनट आपको एक क्वेश्चन पे मिलता है, उसी में सोचना है, उसी में लिखना है, उसी में फॉर्मेटिंग करना, उसी में सब कुछ करना। तब ऐसे में पॉसिबल नहीं हो पाता। तो बच्चों स्टैमिना आपको डेवलप करना होगा, और एक दिन में सबसे ज्यादा जानते हो डिफिकल्ट क्या होता है कि 5 दिन में 9 पेपर होंगे, एक दिन में आपको 6-6 घंटे लिखना होगा, फिर नेक्स्ट डे आपको 6 घंटे लिखना है। स्टैमिना डेवलप तभी होगा जब साल भर प्रैक्टिस करोगे। इतनी प्रैक्टिस पहले ही कर लो आंसर राइटिंग की कि आपको बाद में जो है वह स्ट्रगल ना करना पड़े, ठीक है। तो इवन एक आपको ट्रायल जरूर करना चाहिए कि किस तरीके से आपके एक दिन में 6 घंटे लिख सकते हो, क्या 2 दिन कंटिन्यूअसली 6 घंटे उस स्पीड के साथ लिख सकते हो। तो यहां पर देखो कि दोनों तरीके जो है वह सही हो सकते हैं। फिलहाल मैं आपको कुछ बताती हूं। सबसे पहली बात तो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितनी आंसर राइटिंग सीखना चाहते हो उसका एक ही फॉर्मूला है, प्रैक्टिस करो। फिर बात आती है कि आंसर राइटिंग को शुरू कैसे करना है, आंसर को लिखना शुरू कैसे करना है। तो उसकी सबसे पहले आपको डिमांड को समझना होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम यहाँ पे 7 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहला आपका क्वेश्चन होगा कि संविधान के जो प्रावधान है उनको आकार देने में संविधान सभा की जो बहस है, ठीक है, उसकी भूमिका और आज के संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या। तो संविधान की डिमांड क्या हो गई कि आपको 2 चीजें लिखनी है कि बेसिकली जो प्रावधान है संविधान सभा ने वो क्या क्या शामिल किए, उसके उनकी क्या भूमिका है, और अगर वर्तमान अगर हम व्याख्या की बात करें तो वो व्याख्या आप कैसे करोगे, और इसके लिए आपको कंटेंट जो है वह आना चाहिए। समझ रहे हो, इसके लिए आपको कंटेंट आना चाहिए। तो फर्स्ट सबसे पहले आपको समझना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, और अगर क्वेश्चन में 3 बातें पूछी गई है तो आपको इन तीनों को अपने आंसर में बैलेंस करना होगा। आप एक सिंगल डायमेंशन में अपना आंसर नहीं लिख सकते, आपका जो आंसर है वह मल्टी डायमेंशन होना होगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कई तरह के एस्पेक्ट पूछे जाते हैं, वो सभी आपको शामिल करना होगा। केवल पॉलिटी की अगर मैं बात ना करूं, मान लीजिए किसी और क्वेश्चन या सोसाइटी का कोई क्वेश्चन आ गया, आईआर का कोई क्वेश्चन आ गया, किसी अन्य देश के साथ विदेशी संबंध का कोई क्वेश्चन आ गया, तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि उसमें राजनीतिक, आर्थिक और भी बाकी जो सामाजिक एंड इस तरह के जो डायमेंशन है वह आप इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा वही बात है कि आप जैसे, अच्छा, जैसे कि एग्जाम्पल है केस स्टडी है, एग्जाम्पल केस स्टडी आप एथिक्स में वैसे आप यूज करते हैं, है ना, कि अपनी परिभाषा चीजों को समझाने की, एथिक्स क्या है, इंटीग्रिटी क्या है, 30 शब्दों में आपने किसी की केस स्टडी लिख दी। कहीं पे आपने एग्जाम्पल एक छोटा सा समझाने के लिए इकोनॉमी में लिख दिया कि अच्छा ये एग्जाम्पल है। सोसाइटी में कोई टेंडेंसी आप प्रेजुडिस को समझा रहे हैं तो आपने लिख दिया कि गर्ल्स बॉयज को लेकर ये टेंडेंसी है। तो इस तरीके से आप जो एग्जाम्पल्स है बड़े ही सधे शब्दों में 20-30 वर्ड्स में जितना प्रैक्टिस करोगे उतना याद तो करना पड़ेगा। देखो कुछ आपको पता है इस टॉपिक से आएगा, टॉपिक सारे टॉपिक मत करो। अगर मान लीजिए आपके 200-300 टॉपिक है, आप 100 टॉपिक्स पे कमांड बनाओ, 100 टॉपिक्स पे ऐसा तैयार करो कि उस टॉपिक से आएगा तो उसको तो मैं जरूर लिखूंगा, जरूर लिखूंगी। इस रिपोर्ट को तो जरूर लिखना है। अगर महिलाओं के बारे में पूछा जाए, आपने एक रिपोर्ट, एक आंकड़ा याद कर लिया कि ये इंपॉर्टेंट है, अगर महिलाओं की स्थिति आती तो ये लिखना है, वो उस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। लैंग्वेज की एक प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कैसी भाषा में लिखना है, एक प्रॉब्लम आती है पॉइंट्स में लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है। तो जैसा आपका डेवलप हो गया, एक चीज मैं आपको बता देती हूँ कि आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप
जो पीवाईक्यूज है उसको रिव्यू करते रहे, पीवाईक्यूज देखते रहे, वहां से अपनी जो आंसर राइटिंग स्किल्स है उसको सीखे। चलिए आगे चलते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का मैं आपको एक तरीका बताऊंगी, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैसे आपको समराइज करने वो भी बताऊंगी, और पूरा हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने केवल फ्लो चार्ट में आपको बता दिया। फ्लो चार्ट एक तरीका ताकि आप आगे की 5-7 स्लाइड्स पे अपना सर ना खपाए और आपको एक ही स्लाइड पे सारी चीजें मिल जाए। तो क्वेश्चन है बच्चों की भारतीय संविधान के अंतिम प्रावधानों को, तो सबसे पहली बात है अंतिम प्रावधान ये क्या रहे, इनको आकार देने में संविधान सभा की क्या भूमिका थी, और ये बहसें आज संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करने में कैसे मदद करती है। तो यहां पर आपसे प्रावधान पूछे, संविधान सभा की भूमिका जो थी वह क्या है, और आज के प्रावधानों की व्याख्या, आज की जो व्याख्या है वह कैसे हो जाती है इनकी। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी गई। 10 अंक में आपको 150 शब्दों में लिखना है। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कहना कि 150 वर्ड्स में कैसे लिखें, 1000 शब्दों में तो फिर भी लिख लें, 1000 शब्दों में लिखोगे तो 7-8 क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे, है ना। तो अगर ज्यादा भी आ रहा है तब भी लिमिटेड लिखना आपको, अगर 20 प्रावधान भी आ रहे हैं तब भी आपको लिखने 5 ही है, क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। चलो तो देखें हम संविधान की आखिर इस क्वेश्चन की मांग क्या है। सबसे पहले फर्स्ट आप डिमांड को समझो। तो संविधान के जो अंतिम प्रावधान है उनके लिए संविधान सभा की भूमिका का परीक्षण करना है, और बाद में वो जो संवैधानिक प्रावधान है उनकी व्याख्या करने में कैसे मदद करते हैं उसकी बात करेंगे, ठीक है। चलो तो सबसे पहले आप अपने उत्तर की शुरुआत करते हैं। 82, 20 और 30, इससे ज्यादा आगे जाओगे 20 और 30 वर्ड, ये तो ज्यादा लिखे हैं। 20 और 30 वर्ड के एक इंट्रो से, जैसे कि आप शुरुआती पैराग्राफ कह सकते हैं, इंट्रोडक्शन है ना। तो आपका जो इंट्रोडक्शन है वहां से आप शुरू करेंगे। इंट्रोडक्शन में हमेशा जो कीवर्ड से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि नेक्स्ट अगर हम फेडरलिज्म की बात करेंगे तो आपने सीधा फेडरलिज्म से जो है वो शुरुआत कर दी कि ये फेडरलिज्म है। तो यहाँ पर आप अपने हमेशा कीवर्ड्स को खोल सकते, जैसे कि यहाँ पे आप संविधान सभा की भूमिका की बात की गई और संवैधानिक प्रावधानों की बात की गई, तो इसमें आप कौन सा टर्म खोलोगे, संविधान सभा वाला। तो इसमें आपने लिखा बच्चों कि जो संविधान सभा है जो कि निर्वाचित और मनोनीत प्रतिनिधियों की एक संसदीय, या फिर आप सीधा ये भी ना लिखे तो लिख दे कि हमारे संविधान को आकार देने में जो लोगों का जो समूह था, जो निर्वाचित समूह था, अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं कि है ना कि वो संविधान सभा। तो संविधान का प्रारूप तैयार किया, उसे अपनाने का काम सौंपा, और पहली बार दिसंबर, ये ना भी लिखे तब भी चल जाएगा, ठीक है, ये ना भी लिखेंगे अगर आप टाइमलाइन तब भी चल जाएगा। तो इंट्रोडक्शन इतना शॉर्ट एंड स्वीट रखो कि आपकी एक तरह से जो, जैसे संविधान सभा के बारे में पूछा है तो आप लिख दें कि हाँ संविधान इन लोगों ने बनाया और इस तरीके से हमारा संविधान जो है वह लागू हुआ, उसके कुछ संवैधानिक प्रावधानों की बात हम यहाँ कर रहे हैं। तो आपको इंट्रो बहुत सीधा सीधा देना है। 3 वर्षों तक संविधान सभा ने बहस और चर्चाओं में भाग लिया, जिससे स्वतंत्र भारत के आधारभूत दस्तावेज को जो आकार है वह मिला। अच्छा, एक बहुत अच्छा फैक्ट है एनसीईआरटी में कि इसमें टोटल इतनी बहस हुई थी। वैसे अगर याद रहता है तो आप उस तरह के फैक्ट्स को यूज कर सकते हैं कि इतनी बार संविधान सभा की बैठकें हुई थी और उसमें तरह तरह की बहस हुई थी। अब चलो हम संवैधानिक प्रावधानों की तरफ चलते हैं। तो देखो उसमें आप देखेंगे कि हमने जिस संवैधानिक प्रावधान है, जैसे कि हमने धर्मनिरपेक्षता को अपनाया, जैसे कि हमने संघवाद को अपनाया, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज के बीच, तब तो फंडामेंटल ड्यूटीज थी नहीं, है ना, उस वक्त हमने शामिल नहीं किया, लेकिन फिर भी एक कर्तव्य के बीच में एक संतुलन होना चाहिए। ये संविधान सभा का एक भूमिका थी, है ना। केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण में क्या संतुलन होगा, संस्थाओं की भूमिका क्या रहेगी, जैसे कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, या फिर और भी लोकतांत्रिक संस्थाएं किस तरीके से काम करेंगी, राष्ट्रीय पहचान व एकता। तो यहाँ पर क्या किया हमने, कुछ प्रावधानों की बात कर ली और फिर हमने देखा कि संविधान सभा ने जिन प्रावधानों की बात की थी वर्तमान की व्याख्या क्या है। जैसे कि देखो बच्चों, हमने मूल संरचना का सिद्धांत देखा और हमने देखा प्रावधानों के पीछे, जैसे कि हमने राइट टू इक्वालिटी अपनाया, तो राइट टू इक्वालिटी के पीछे की मंशा क्या रही होगी। राइट टू इक्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए संविधान सभा की जो बहस है, अगर आप देखेंगे तो मैं आपको एक एनसीईआरटी का चैप्टर बताती हूँ जिसमें कि संविधान का राजनीतिक दर्शन और जीवन दस्तावेज, है ना। अच्छा, राजनीतिक दर्शन वाला टॉपिक, हाँ उसमें है कि राजनीतिक दर्शन का मतलब होता है कि हमने संविधान में क्या अपनाया, वो क्यों अपनाया, जो क्या अपनाया वो क्यों अपनाया। जैसे कि हमने कहा राइट टू इक्वालिटी, तो समाज भी राइट टू इक्वालिटी को अच्छा मानता है, हम भी अच्छा मानते हैं, और एक व्यक्ति के विकास के लिए भी इक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। यही कारण है कि फंडामेंटल राइट में हमने राइट टू इक्वालिटी को पहले रखा, राइट टू फ्रीडम को बाद में रखा, क्योंकि अगर समाज में इक्वालिटी नहीं होती तो फ्रीडम
सरवाइव नहीं कर पाती, है ना। तो यहां पर देखो कि प्रावधानों के पीछे की क्या मंशा थी, जैसे कि हमने केशवानंद भारतीवाद, यहाँ मूल संरचना का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। तो मूल संरचना में चूंकि संविधान, आज आरक्षण पे अगर बहस छिड़ी हुई है, आप इस तरह के टॉपिक्स, जैसे आरक्षण पे बहस है, विश्वव्यापी मुद्दा है, आरक्षण पे प्रश्न इस बार आ सकता है ना। जो जो क्वेश्चन आ सकता है वो क्वेश्चन पे जरूर प्रैक्टिस करना, आए या ना आए, आपका काम है बच्चों प्रैक्टिस करना। तो जैसे कि हमने मूल संरचना की बात करी, ठीक है, कि प्रावधानों के पीछे की मंशा क्या रही मूल संरचना की, हमारे संविधान की जो बुनियादी चीजें हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि लोकतंत्र, जैसे कि संघवाद, ये सारी जो चीजें हैं उसको नहीं हटना चाहिए संविधान से कभी भी। जैसे कि हम संतुलित निर्णय की बात करेंगे कि जो मिनर्वा मिल मामला था, है ना, इसमें फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच के एक संतुलन की बात की गई, कहा कोई किसी पर हावी ना हो, क्योंकि दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट बात करता है मौलिक और व्यक्तिगत अधिकारों की, वहीं डीपीएसपी बात किसकी करता है, समाज के अधिकारों की, समाज की आवश्यकताओं की। फिर राज्य की शक्ति को परिभाषित बॉम्बे केस में किया गया, ठीक है, ऐसा जो बॉम्बे केस है। तो यहां पर इस तरह के केसेस की बात करेंगे। फिर एक छोटा सा निष्कर्ष लिख दीजिए 2-3 लाइंस का, जितना सॉर्टेड रहोगे कि ये क्वेश्चन है, ये डिमांड है, इस तरीके से छाप देना है उत्तर बस, और ये छापना तभी प्रैक्टिस करोगे। चलो आगे चलते हैं और क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने आपको इंट्रो बताया कि इंट्रो में आप संविधान सभा के बारे में, फिर एक एक करके जो ये प्रावधान है आप इनकी बात करें। जैसे कि हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमने संवैधानिक सिद्धांतों का निर्णय जो निर्माण किया, जैसे कि लोकतंत्र है, धर्मनिरपेक्षता है, ठीक है, संघवाद है, आधारभूत सिद्धांतों की स्थापना में काफी महत्वपूर्ण थी, भारतीय संविधान का आधार ये बना। जैसे कि धर्मनिरपेक्षता में चर्चा हुई, सुनिश्चित किया गया कि कोई राज्य का धर्म नहीं होगा, हमने सेकुलरिज्म, जिस धर्मनिरपेक्षता को अपनाया उसमें यही तो है कि राज्य सभी धर्मों का समान आदर करेगा, और किसी राज्य का कोई ऐसा धर्म जो है वह नहीं होगा। हमने फंडामेंटल राइट में 25 से 28 तक भी इसकी बात की, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे कि देखो विवादास्पद मुद्दों का समाधान कैसे होगा। तो इसमें क्या किया कि इसको हल करने के लिए संविधान ने विभिन्न पहलुओं पर समझौता और एक आम सहमति जो है वह बनी थी कि कैसे जो विवाद है उसको सुलझाया जाए। जैसे कि राजभाषा पर, कि राजभाषा को क्या हिंदी चुना जाए। आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे कि दक्षिण भारत के जो राज्य है वो बहुत ज्यादा इसका जो विरोध है वह कर रहे थे। जैसे कि जब द्रविड़ आंदोलन की बात करेंगे, वो कहते हैं उत्तर दिन दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए, और एक भाग इसमें ये भी कहते हैं कि हिंदी को राजभाषा, जब इंग्लिश को 15 साल के बाद खत्म करने की बात कही गई थी, सबसे ज्यादा विरोध तो दक्षिण भारतीय राज्यों ने ही किया था, है ना, क्योंकि या तो उनकी लोकल लैंग्वेज थी या इंग्लिश थी। तो यहाँ पर ये समझौता, ये कैसे, हमने राष्ट्रभाषा जानते हो इसलिए तो घोषित नहीं कर पाए कि भले 80% लोग ऐसे हो जिनकी पहली, दूसरी या तीसरी भाषा के रूप में हिंदी हो, लेकिन फिर भी हमने इसको राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज यूज किया। विविध दृष्टिकोणों को शामिल करना, जैसे कि हमारी विविधता जो है वो तो पहली पहचान है। तो संविधान सभा ने क्या किया, विभिन्न क्षेत्र, समुदाय और विचारधारा के सदस्य भी इसमें शामिल थे, तो भारत की जो विविधता है उसको प्रतिबिंबित किया। जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर वंचित समूहों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, सुनिश्चित हुआ कि उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे, और हमने आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता को उन्मूलन की बात की, ठीक है। अब देखो अधिकार और कर्तव्यों के बीच में हम संतुलन की बात करेंगे। तो बेसिकली नागरिकता के लिए जो रूपरेखा तैयार की गई थी उसमें एक महत्वपूर्ण जो प्रकाश है वो इस बात पे डाला गया कि भैया आवश्यकता है कि अगर आपको एक जिम्मेदार नागरिक बनना है, हम आपको भी अगर जिम्मेदार नागरिक बनना है तो हमारे अधिकार के साथ साथ कुछ कर्तव्य भी होंगे। सो यहाँ पर क्या है, भाग 3 12 से 35 तक अधिकार है, और 51A की बात करें तो जो फंडामेंटल राइट ड्यूटी इसमें शामिल की गई उससे इसको पूरा किया गया था। फिर हम लचीलेपन और अनुकूलनशीलता की बात करें, कहा जाता है कि भारतीय संविधान ना तो कठोर है, ना ही बहुत रिजिड है, और ना ही बहुत फ्लेक्सिबल है, लचीला है, बल्कि क्या है, सिंथेसिस ऑफ बोथ, दोनों का एक संतुलन है। तो यहां पर क्या है कि बेसिकली अपने मूल्यों को खोए बिना समय के साथ बदला जा सकता है, तो हमने इसको अपनाया और इसलिए 368 में संशोधन की अनुमति हमारे द्वारा दी गई। अब इसके आगे आप लिखोगे कि केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में भी संतुलन है। आपको लग रहा है कि मैडम आप तो जो बता रही हो वो 500 शब्दों में पहुंचेगा, जायज भी है आपका सोचना। तो यहां मैं बता रही हूं आपके 5-7 उत्तर हो, मतलब 5 और 7 पॉइंट्स, आप हो सकता है 3-4 पॉइंट ही लिखें और आप एक लाइन लिखें। इसमें एग्जाम्पल भी हो सकता है, आप एक का एग्जाम्पल लिख दे, बाकियों का ना लिखे। इतना बैलेंस तो आपको सीखना पड़ेगा, इतना बैलेंस आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि किताबें कभी आपको केवल 150-250 के पैटर्न में नहीं देगी। और अगर मिल भी गया तो ये सोचो, पका पकाया मिल भी गया तो जरूरी कि वो 150 ही में आएगा, वो 250 में भी आ सकता है।
तो यहां पर ये बैलेंस आपको आना चाहिए कि कब 150 में कैसे कम करना है, कब 250 में कैसे बढ़ा देना है। ठीक है, तो केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण, संघीय ढांचे को बढ़ावा देने के लिए कैसे हमने केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में शक्ति संतुलन करा, जैसे कि 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां बना दी, इसको लिख दिया। इसके अलावा नियंत्रण और संतुलन, आपको पता है चेक एंड बैलेंस, चेक एंड बैलेंस क्या है कि हमारी जो जुडिशरी है बच्चों, वो एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेटिव है इनके कार्यों की संवैधानिकता की जांच करेगी, और वही एग्जीक्यूटिव जो है इसका रोल है जुडिशरी को नियुक्त करने में, लेजिस्लेटिव का है हटाने में, तो एक चेक एंड बैलेंस बना रहता है। ठीक है, ये बात है। चलिए, तो ये हो गए इंपॉर्टेंट प्रावधान। अब हम देखेंगे कि बेसिकली वर्तमान में संविधान की व्याख्या, एक दो पॉइंट और है वो आप पढ़ते रहना। वर्तमान में संविधान की व्याख्या, जैसे कि मूल मंशा को समझना है ना, मूल मंशा को समझने में संविधान निर्माताओं के हमें एक सटीक व्याख्या मिल जाती है, जैसे कि केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद 368 के पीछे के जो इरादे हैं उसकी जांच की गई। ठीक है, इसके अलावा संतुलित निर्णय सुनिश्चित करना, है ना, वाद विवाद के संदर्भ में एक सुनिश्चित करना कि न्यायिक निर्णय संतुलित और व्यापक समझ के साथ प्रतिबिंबित हो, जैसे कि मेन गांधी बनाम भारत संघ मामला, इसमें क्या किया गया, आर्टिकल 21 और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जो भी चर्चाएं की गई थी, मतलब हमारे संविधान सभा के द्वारा जो चर्चाएं की गई थी, जो बहस थी, उससे निष्कर्ष निकालते हुए इस डिसीजन को लाया गया। ठीक है, ये वाली बात है। अब जैसे कि हमने विवाद समाधान की बात की, चलो खैर यही हो गया। ये मिनर्वा मिल भी मामला इससे जुड़ता है। ठीक है, कि संविधान सभा की चर्चाओं के द्वारा एक सामंजस्यपूर्ण निर्माण की बात की, और हमने फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच के संतुलन की बात करी। इसके अलावा आधुनिक आवश्यकताओं से अनुकूल होना, जैसे कि पुट्टास्वामीवाद, आर्टिकल 21 और राइट टू प्राइवेसी की बात इसमें करी। यूपीएससी ने ये प्रीलिम्स में भी पूछा था, है ना। तो यहां पर देखो कि जैसे कि हमने पुट्टास्वामीवाद देखा, तो ये क्या है कि बेसिकली हमने आधुनिक आवश्यकताओं के साथ, आधुनिक आवश्यकता थी भैया राइट टू प्राइवेसी की, हमने उसको शामिल करा, कहीं ना कहीं हमने संविधान निर्माताओं की मंशा को समझने की बात किया। ठीक है, सामाजिक आर्थिक अधिकारों की व्याख्या, तो डीपीएसपी के जो संवैधानिक ढांचे हैं, सामाजिक आर्थिक अधिकारों की व्याख्या करने में मदद मिलती, जैसे कि उन्नी कृष्णन मामला है, जिसमें कि शिक्षा के अधिकार को 21 में शामिल करने की व्याख्या की गई थी। ठीक है, इसके अलावा राज्य की शक्ति व सीमाओं को परिभाषित करने के लिए कि राज्य की शक्ति जो है वह और जो सीमाएं हैं उसके क्या दायरे होंगे, नियंत्रण और संतुलन की बात कही गई। जैसे कि एसआर मुंबई मामले में ये कहा कि राष्ट्रपति का जो शासन है वो मनमाने ढंग से नहीं लगाया जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि मनमानी शक्तियों का आप इस्तेमाल करें। तो ये सारी बातें हैं इसमें। ठीक है, और फिर आपने दिया क्या बच्चों, लास्ट में आपने छोटा सा स्वीट सा आपने कंक्लूजन दे दिया, निष्कर्ष दे दिया, 2-3 लाइन का। लिखना नहीं है निष्कर्ष, बस आपने लास्ट में 2-3 लाइन्स जो है कंप्लीट लिख दी, है ना। कुल मिलाकर संविधान सभा की चर्चाएं संविधान के निर्माण और समकालीन व्याख्या दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जिससे इसकी प्रासंगिकता, अनुकूलनशीलता सुनिश्चित हो जाए। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट है, सबसे फर्स्ट तो ब्रेक करो इस क्वेश्चन को। क्या क्या पूछा है, भारत में संघवाद की भावना, संघवाद की सफलता संघ और राज्यों के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंधों पर निर्भर करती है। भारतीय संविधान के तहत संघ और राज्य की भूमिका, जिम्मेदारियों को प्रस्तुत करने का जो संदर्भ है उसको स्पष्ट कीजिए 10 अंक में, मतलब 150 शब्दों में। मैं शब्द आपको ज्यादा बताऊंगी, आप वहां पे अपने अकॉर्डिंगली कम लिखेंगे। हो सकता है कुछ चीजें वैसे ही भूल जाओ, तो कहना मैम वैसे ही भी होता है कि सिलेबस हमने पूरा याद किया, आधा रह जाता है एग्जाम हॉल में लिखते लिखते, बाल्टी भर सिलेबस से, बाल्टी भर नॉलेज से एक लोटा या फिर एक कप बचता है। तो वो तो होता ही, तो पढ़ना हमेशा ज्यादा पड़ता है, क्योंकि हमें चीजें सारी याद नहीं रहती। 10 चीजें पढ़ोगे, हो सकता है 2 चीजें याद रहे, हो सकता है 4-5 चीजें भी याद रह जाए, जो बच्चा ज्यादा रिवाइज करता है ना। चलिए, तो प्रश्न की मांग क्या है कि संघ और राज्य की भूमिका और जिम्मेदारियों को आपको बताना है। और मैं आपसे कहूंगी कि शुरुआत जब आप करोगे तो आपको क्या बताना है, सबसे पहले बताना है आपको व्हाट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है बच्चों, फेडरलिज्म का मतलब, अगर आपने मेरी क्लासेस देखी है आपने पढ़ा होगा, मोर देन 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। मोर देन 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट।
कम से कम 2 स्तरों पर सरकारों का होना, कम से कम 2 स्तरों पर सरकारों का होना, और इनके पास ये संवैधानिक सरकारें होती है, कोई किसी के अधीन नहीं होता है ना। संविधान में हमारे यहाँ की जो राज्य सरकारें हैं उनको अलग से विषय, जो राज्य सूची के विषय है उस पे नियम बनाने का अधिकार है। तो आपने बताया कि भाई संघवाद ये है, फिर आपने संघ की भूमिका, फिर राज्य की भूमिका, फिर आपने बताई दोनों की भूमिका, फिर आपने एक निष्कर्ष दे दिया सहकारी संघवाद को लेकर। आप देखेंगे, आप इसमें नीति आयोग की भी चर्चा कर सकते हैं एक लाइन में कि योजना आयोग के अलावा हमने नीति आयोग की स्थापना इसलिए की, उसको प्रतिस्थापित इसलिए कर दिया क्योंकि योजना आयोग जो है वह वर्तमान समय की आवश्यकता है, सहकारी संघवाद। इस तरह की लाइन ही तो आपको इस्तेमाल करनी होती है, अच्छे नंबर मिल जाते हैं आपको। चलो आओ देखते हैं। तो जैसे कि हम देखेंगे इसमें संघ की भूमिका क्या है, जैसे कि रक्षा, विदेशी मामले, वित्त मामले, तो यहाँ पे आपने संघ की भूमिका की चर्चा कर ली। राज्य की भूमिका आपने देखी, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, कृषि के संदर्भ में। दोनों की भूमिका में आपने आपराधिक और वन पर्यावरण देखा, है ना। इस तरह उसके बाद आपने निष्कर्ष दे दिया। चलो आओ, तो सबसे पहले अब थोड़ा सा इसको एलोबरेट करते हैं। सबसे पहले आपने एक इंट्रोडक्शन दिया, ये इंट्रोडक्शन में फिर कहूंगी बच्चों ये लंबा है, आपके अपने शब्द होंगे। अगर आप क्लैरिटी से सोच सकते हैं कि इसमें आपको क्या लिखना है, आप इसमें संघवाद की सफलता, एक सहकारी संघवाद, इस तरीके की चीजों को लिख सकते थे। ठीक है, तो संघवाद में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों का जो बंटवारा है वह होता है वही मोर देन 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। संघवाद की सफलता, संघ और राज्य के बीच में एक सहयोगात्मक संतुलित संबंध, है ना। आप इसमें सहकारी संघवाद शब्द भी इस्तेमाल कर सकते थे, जिससे स्पष्ट रूप से भूमिका, पारस्परिक सम्मान और कुशल संघर्ष समाधान तंत्र के माध्यम से प्राप्त हो। एक बात और मैं आपको बता देती हूं, आप इसमें एक और पंच लाइन लिख सकते थे कि अगर हमें संघवाद को सुनिश्चित करना है तो हमें स्वतंत्र न्यायपालिका चाहिए। आप इस तरह की लाइंस का भी यूज कर सकते थे। ठीक है, तो रटे रटाए आंसर भूल जाते हैं, चीजों को समझना है, रटना नहीं है। अगर आपको पता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता एक संवैधानिक गारंटी है कि अगर दोनों के बीच में विवाद हो गया तब आप दोनों उन विवादों को सुलझाने के लिए न्यायपालिका है जो कि संविधान के हिसाब से काम कर लेती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलो आओ हम इन दोनों की भूमिका अलग अलग देखते हैं। तो पहले ये जो संघ की भूमिका है हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? अच्छा, आपको टेलीग्राम चैनल तो पता ही है, टेलीग्राम चैनल पर आपको ये मिल जाएगा जो मैंने इसके पहले आपको मेंस आंसर राइटिंग वाला एक उसमें होगा पूरा इंट्रोडक्शन वाला कि कब कब कौन कौन सी मेंस आंसर राइटिंग है, उसमें देख लेना। एक टेलीग्राम चैनल की बात की गई, उसको ज्वाइन कर लेना। उस पर सवेरे ये क्वेश्चन आते हैं, शाम को ये डिस्कशन आपको वाईटी पे मिलता है, यूट्यूब पे मिलता है। तो संघ की भूमिका सबसे पहले आ जाओ बच्चों, सुरक्षा और सशस्त्र बल। सबसे पहली बात क्या है, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हम करेंगे तो वायुसेना, नौसेना, मतलब जो ऐसी चीजें इंपॉर्टेंट है कि पूरे देश में एक एकीकृत हमें मॉडल चाहिए, हमें इसको, है ना, जैसे कि विदेशी मामलों पे, रक्षा मामलों पे। तो यहां पर इस रक्षा, अखंडता, एकता, इसके लिए केंद्र के पास व्यवस्थाएं की गई हैं। जैसे कि आर्टिकल 246 में संघ सूची, है ना, संघ सूची जो है, संघ सूची में रक्षा मामलों पर विधि बनाने की विदेश शक्ति, विशेष शक्ति संघ के पास है। विदेशी मामलों की बात करेंगे तो जैसे कि अंतरराष्ट्रीय संबंध है, राजनयिक संबंध है, संधियां है, तो यहाँ पे वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करेगा संघ, केंद्र। 246 में ये मामला भी शामिल है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जैसे कि हम वित्त और बैंकिंग और मुद्रा की बात करेंगे, है ना, उसमें देखो कि जैसे कि ये मुद्रा कौन जारी करेगा, इसको विनियमित कौन करेगा, तो और केंद्रीय बैंक कौन है, आरबीआई। ठीक है, अब राज्य की भूमिकाएं आ जाओ, इसके लिए पढ़ना पड़ता है, कंटेंट आना चाहिए। जैसे कि संघवाद आपका मेंस में सीधा टॉपिक लिखा है ना, संघवाद आपका सीधा। अच्छा, एक और बात मैं बताती हूँ आपको बच्चों, एनसीईआरटी में ना कुछ पंच लाइन्स है, यहां पे लिख देती हूं। एनसीईआरटी में ना कुछ पंच लाइन्स हैं, जो बच्चे इस बार दे रहे हैं उन लाइन्स को लिख लेना। एनसीईआरटी में ना कुछ लाइन्स है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है भाई ये। एनसीईआरटी की कुछ पंच लाइन्स हैं, ठीक है। जैसे कि न्याय, जैसे कि इस बार एक लाइन 2023 में पूछी गई थी कि न्यायिक स्वतंत्रता को लेकर कुछ बात पूछी गई थी, है ना, कि किसके लिए पूर्व शर्त है, ऐसा कुछ। तो ये लाइन एनसीईआरटी की, बहुत नंबर ऑफ लाइन्स आपको ऐसी मिल जाएंगी जो कि एनसीईआरटी में, और वहां से क्वेश्चंस यूपीएससी ने डायरेक्टली पूछे। तो आपको यहाँ से एक मैं फिर बता देती हूँ, देख लेना, है ना, स्पेशली 11th 12th की लाइन्स में।
चलो सो आगे चलते हैं और हम बात करते हैं राज्यों की बच्चों। तो राज्य की भूमिका की बात करेंगे तो पुलिस और लोक व्यवस्था किसके पास है। यूपीएससी ने एक बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा कि हमें पुलिस व्यवस्था या जेल प्रशासन में डिफरेंट रोल इसलिए मिल जाते हैं क्योंकि ये राज्य का विषय है, तो सभी राज्य इसमें अलग अलग तरीके से बना लेते हैं। तो राज्य कानून व्यवस्था बनाए रखने, पुलिस बलों के प्रबंधन करने, क्षेत्रों में आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, जैसे कि 246 के अंतर्गत ये विषय राज्यों के हैं। स्वास्थ्य और स्वच्छता की बात करें तो ये विषय किसके हैं। अस्पतालों के प्रबंधन की बात करें, ये विषय किसके हैं, है ना। कोविड-19 महामारी के दौरान राज्य सूची के तहत कुछ स्वास्थ्य उपायों को भी लागू किया। कृषि की बात करें तो कृषि प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये सारी चीजें किसकी हैं, संघ। और अब आते हैं कि जहां दोनों की भूमिकाएं होती हैं, जैसे कि आप कॉन्करेंट लिस्ट की बात करते हैं, तो अगर दोनों की भूमिकाओं की हम बात करेंगे, जैसे कि शिक्षा को लेकर दोनों ही जो है वह नियम बना सकते हैं। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता देती हूं कि अगर आपने कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में पढ़ा है, समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची में जो केंद्र है, यूनियन है, और जो स्टेट है, दोनों ही नियम बना सकते हैं। बट अगर किसी तरह का डिस्प्यूट होता है तो यहाँ पे जो संघ सूची के प्रावधान है उनको प्रायोरिटाइज करा जाता है। जैसे कि प्राथमिक शिक्षा की बात करें, 2009 में केंद्र और राज्य दोनों के जो प्रयास है वह शामिल है और इस समवर्ती सूची का विषय है। इसके अलावा हम आपराधिक कानून की बात करेंगे तो आपराधिक कानून सार्वजनिक सुरक्षा, है ना, न्याय और सार्वजनिक सुरक्षा दोनों ही जो है वह विनियमित कर रहे हैं। एक बात आपको याद रखना है, वन और पर्यावरण की बात करें तो दोनों ही यूपीएससी ने यहां से ये जो जैसे कि वन, पर्यावरण, शिक्षा, कृषि, 4 पुलिस व्यवस्था, जेल प्रशासन है, 4-5 पॉइंट्स लिख दिए और प्रीलिम्स में ये पूछ लिया कि कौन सा किसके अंतर्गत आता है। ये भी एक तरीका है यूपीएससी का, ठीक है। लास्ट में आपने कंक्लूड कर दिया, लास्ट में आपने निष्कर्ष नहीं लिखा, मतलब ये टर्म नहीं लिखना है, निष्कर्ष नहीं लिखना है, समझ रहे हो ना, ये शब्द नहीं लिखना है, बस 2-3 लाइन लास्ट में एंड कर देना है बिना निष्कर्ष शब्द लिखे। संघ और राज्यों के बीच में सौहार्दपूर्ण संबंध, ठोस संवैधानिक तंत्र के द्वारा समर्थित प्रभावी शासन राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा देगा। टीम इंडिया, ठीक है, टीम इंडिया, सहकारी संघवाद, आप इस तरह की बातों का इस्तेमाल करें। इसके अलावा मैं एक बात और बता देती हूं, आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में संघवाद को मतलब आधारभूत जो तत्व है, बेसिक ऑफ जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, वो डिक्लेयर किया था। आपको अगर याद आए तो वो लिख दो, बहुत अच्छे नंबर्स मिलते हैं। आया समझ में। चलो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, और आता है यूपीएससी का एक और क्वेश्चन जो कि सीधे फिर से संघवाद से जुड़ जाता है, धर्मनिरपेक्षता से जुड़ जाता है, और प्रश्न है एसआर बोम्मईवाद का। एक और मैं आपको बता दूं, किहोतो होलोहन मामला भी शायद यूपीएससी ने पूछा हुआ है, शायद नहीं पूछा ही हुआ है, किहोतो होलोहन मामला, ठीक है, किहोतो होलोहन मामला यूपीएससी ने पूछा हुआ है, याद रखना है आपको। आओ बच्चों जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न क्या है, एसआर बोम्मई मामला। सबसे पहले तो अगर आपको ये मामला नहीं आता, इसके आगे आप बढ़ ही नहीं पाओगे। अगर ये मामला आता है फिर फॉर्मेटिंग करोगे। सो इसलिए मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स रिसेंटली भी इंपॉर्टेंट हैं, जो हाल फिलहाल में दिए गए हैं। जैसे कि मान लीजिए कि विशाखा गाइडलाइन को लेकर यूपीएससी महिलाओं सुरक्षाओं को लेकर देती है कि कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षा, यौन उत्पीड़न से सुरक्षा, यूपीएससी उससे तबाक से क्वेश्चन पूछ लेती है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के अलावा जो स्टैटिक जो जजमेंट जो इसके पहले आ चुके हैं, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह के अगर हम फेमस केसेस, फेमस लैंडमार्क जजमेंट की बात करें, सो बोम्मई केस उसमें से वन ऑफ देम है। सो 30 वर्षों के आलोक में चर्चा कीजिए कि इस मामले में जो स्थापित सिद्धांत है संघवाद और धर्मनिरपेक्षता, उसको बनाए रखने के आदर्श में कैसे महत्वपूर्ण बने हुए। एक और प्रश्न मैं बताती हूँ, जैसे कि केशवानंद भारती मामला पूछा, और इसमें यूपीएससी ने पूछा कि ये जो मामला है, केशवानंद मामला है, वो कैसे, नहीं, मामला डायरेक्ट नहीं पूछा था कि जो संसद की शक्ति है संविधान में संशोधन करने की, क्या उसको उस पे कुछ सीमाएं हैं या ऐसे असीमित है, तो उसमें केशवानंद का जिक्र करके लिखना था। तो कभी कभी अब देखो, जैसे इसमें जो निर्णय निकल के आएगा, बात को समझना, अब इसमें जो निर्णय निकल के आएगा ना, हो सकता है केवल उस निर्णय में पूछ ले कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया, या जजमेंट को हाईलाइट करके पूछ ले कि ये जजमेंट की जो व्याख्या डिस्क्रिप्शन है वह क्या है। तो सबसे पहले सुंदर सा इंट्रोडक्शन अपन ने लिखा कि एसआर बोम्मई मामले में स्थापित सिद्धांत ये हैं। फिर आपने बताया कि मामले में सिद्धांत बहुलवाद और संवैधानिक आदर्शों को कैसे कायम करता है, ठीक है। चलो आओ, तो प्रश्न की मांग को समझते हुए हमें पहली बात बच्चों इसमें यह समझ में आ गई कि हमें संघवाद के आवश्यक सिद्धांत और फिर धर्मनिरपेक्षता के आवश्यक सिद्धांत जो है वह बता देने हैं, क्योंकि संघवाद और धर्मनिरपेक्षता को लेके सो फर्स्ट आपको समझना होगा क्वेश्चन की डिमांड क्या है।
तो क्वेश्चन पूछता है कि संघवाद, तो संघवाद के आवश्यक तत्व जैसे कि आर्टिकल 356 इसकी न्यायिक समीक्षा करना, राज्य की स्वायत्तता को संरक्षण देना। संघवाद है तो भाई राज्य भी स्वायत्त होने चाहिए, और राज्य की स्वायत्तता को अगर संरक्षण नहीं दिया गया तो ऐसे में तो फिर प्रॉब्लम्स होंगी। राज्यपाल की भूमिका की जांच करना, अक्सर क्या होगा कि अगर विपरीत पार्टी की सरकार है और केंद्र के एजेंट के रूप में राज्यपाल को देखा जाता है तो राज्यपाल की भूमिका नेगेटिव दिखाई देती है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन दुर्भावनापूर्ण लागू करा दिया। इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि इसका परीक्षण किया जा सकता है कि राज्यपाल की भावना क्या थी, चूंकि विवेकाधिकार है ना कि राज्यपाल चाहे तो राष्ट्रपति शासन की जो सिफारिश है, जैसे कि अभी पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे कि जो केस अभी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, है ना, उस केस को लेके डिमांड की जा रही। विधानसभा की स्वीकृति की आवश्यकता, ये संघवाद के कुछ सिद्धांत हैं। अब आ जाओ धर्मनिरपेक्षता की बात कर लो। तो धर्मनिरपेक्षता के लिए क्या है कि एक आधारभूत विशेषता है हमारे संविधान की, राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए, बहुलवादी समाज। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये एसआर बोम्बई केस में ये डिसीजन दिया था, राज्य की तटस्थ भूमिका हो और सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार, धर्मों का समान संरक्षण संविधान में निहित है, वही व्याख्या इसमें भी बता देनी है। क्लियर? चलो आओ देखते हैं। तो हमने इसमें अगर हम उत्तर की बात करें तो सबसे पहले आपने बताया कि 1994 में, अगर आपको सन याद भी ना रहे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको बस याद होना चाहिए कि हाँ, और ये भी याद ना रहे कि कितने न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया, तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, आपको ये याद होना चाहिए। ये लॉ वाले बच्चे याद करते हैं, ठीक है। हमें अगर एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा तो परेशान नहीं होना है कि क्या है, आपने सीधे इसमें ये लिख दिया कि हाँ, एसआर बोम्बई वाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो डिसीजन है वह दिया था, इसके ये प्रभाव थे, ठीक है। तो आपने इसमें बताया कि 356 के तहत राज्य सरकारों के मनमाने ढंग, राज्य सरकार को मनमाने ढंग से बर्खास्त करने पर प्रतिबंध लगाता है। 30वीं वर्षगांठ मनाते हुए इसका प्रभाव संघवाद को मजबूत करके, धर्मनिरपेक्षता के लोकतांत्रिक आदर्शों की रक्षा करके भारत के संवैधानिक ढांचे को आकार देने में बना हुआ है। तो ये तो हो गई पुस्तकीय भाषा, मुझे मिली तो मैंने यही छाप दी, यही मिल रही है आपको। लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में होते हैं तब भाई मुंह में पेन दे के छत देखो आराम से कि आप क्या लिख दे इंट्रोगेट। इतना टाइम नहीं होता बच्चों, उसी के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होती है, उसी के लिए प्रैक्टिस करनी होती कि 30 वर्ड्स आपको आ जाए स्टार्टिंग के कि ऐसा ही एसआर बोम्बई केस क्या था। चलो अब एक एक करके समझते हैं। पहले बात करेंगे संघवाद के आवश्यक सिद्धांतों को, और सबसे पहले बात करेंगे 356 की न्यायिक समीक्षा की। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा, अब देखो ये मैं आपको एक जजमेंट बता रही हूं, अगर आप सीरियस सिंसियर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, आप कमिटेड है कि हाँ भाई मेरे को तो यूपीएससी करना है, तब ऐसे में मैंने आपको एक तरीका बताया, आप इसे एक तरीके के 10 क्वेश्चन सॉल्व करोगे और उन 10 में से डेफिनेटली कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है वह टकराएगा। आप देखो 356 की जो न्यायिक समीक्षा थी एसआर बोम्बई केस में, और इसमें क्या किया गया कि देखो आपको पता होगा कि आपातकाल 3 तरह का होता है, एक होता है राज्य आपातकाल या आंतरिक आपातकाल, या फिर हम कह सकते हैं इसको राष्ट्रपति शासन, जिसमें राज्य का जो नियंत्रण है वह केंद्र के पास चला जाता है ना, राष्ट्रपति शासन। तो केंद्र की मनमानी कार्रवाई को रोकता है। आप देखो राष्ट्रपति शासन कैसे लगता है पता है ना 356 के अंदर, इसमें पढ़ा नहीं रही हो बेसिक से, ये आंसर राइटिंग है। मुझे उम्मीद है इसमें ऐसे स्टूडेंट देख रहे होंगे जो मेंस इस बार देने वाले हैं, इसलिए उन्हें पढ़ रखा होता है, तो अब थोड़ा सा फास्ट चल जाते हैं। अब ये नहीं कि मैं आपको 356 बैठ के पढ़ाऊं, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे कि कर्नाटका की बात करें तो मनमाने ढंग से जब 1989 में बर्खास्त किया तो न्यायिक हस्तक्षेप की शक्ति को इसमें दर्शाया गया। राज्य की स्वायत्तता का संरक्षण करना, आपने इसमें ये लिखा कि राज्य सरकारों को तुच्छ आधार पर बर्खास्त ना किया जाए। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छी लाइन कही थी कि ये जो आप फ्लोर टेस्ट कराते हैं, शक्ति परीक्षण कराते हैं, वो राजभवन में ना कराए, वो विधानमंडल में कराए, क्योंकि वो वहीं का काम है। इसका मतलब क्या है कि राज्यपाल खुद से ना इस बात का परीक्षण कर ले कि क्या सरकार अल्पमत में है या नहीं है, बल्कि विधानसभा में इस बात को परखे, तभी तो निष्पक्ष डिसीजन होगा। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है। एक आध एग्जाम्पल आ रहा है वो लिख दीजिए, इसलिए तो हम एग्जाम्पल से याद करते हैं, ताकि आप एक दो एग्जाम्पल भी लिख दोगे ना, अच्छे आंसर्स मिल जाएंगे। राज्यपाल की भूमिका की जांच करना, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने में राज्यपाल की भूमिका को सीमित किया और यह सुनिश्चित किया कि बिना किसी पूर्वाग्रह
तथा विफलताओं के ठोस सबूतों के आधार पर जांच करें। कई कई जगह तो था भी नहीं कि सरकार जो है अल्पमत में गई हो, बस शक था और शक के आधार पर आपने राष्ट्रपति शासन जो है वह लगा दिया, है ना। और अगर राष्ट्रपति शासन की मान लीजिए न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती तो फिर तो कोई चैलेंज ही क्या देगा। तो ये प्रॉब्लम थी, इसलिए एसआर बोमई केस में सबसे ज्यादा इस चीज को लपेटा गया। उदाहरण के लिए 2016 में अरुणाचल प्रदेश में जो सिफारिश की जांच की गई उससे न्यायिक समीक्षा के विषय को माना गया। विधानसभा की स्वीकृति की आवश्यकता की बात इसमें की गई कि 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदन के द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए और विधायी निगरानी मजबूत होगी। तो यहां पर यह स्वीकृति की बात जो है वह इसमें करी गई। ठीक है, अब हम चलते हैं, इसमें और भी है जैसे कि गैर पक्षपात पूर्ण शासन। ठीक है, और भी इसमें क्या कहते हैं, कानूनी मिसालों के माध्यम से संघवाद को मजबूत करना। ठीक है, अब हम बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता के लिए आवश्यक तत्व। धर्मनिरपेक्षता को कायम करने के आवश्यक तत्व क्या है? तो पहली बात तो यह है कि हमारे संविधान में इसको एक आधारभूत विशेषता माना गया, मतलब हम ऐसा कभी नहीं कर सकते कि धर्मनिरपेक्षता के कॉन्सेप्ट को हटा दें। तो सेकुलरिज्म संविधान की आधारभूत विशेषता है और किसी भी राज्य को धर्मतंत्रात्मक थियोक्रेटिक अपनाने से रोका। धर्मतंत्रात्मक मतलब क्या होता है कि धर्म के आधार पर, या फिर मान लीजिए कि अगर हम पुरोहिताई समाज की बात करें या तालिबानी समाज, ये धर्मतांत्रिक है, थियोक्रेटिक है। जैसे कि पाकिस्तान कहता है कि वो डेमोक्रेटिक है, पर वो डेमोक्रेटिक नहीं है। वहां पे भी अगर आप सिया सुन्नी की बात करेंगे तो एक दोनों में से एक है। मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ हमेशा सिया सुन्नी में कि दोनों में से एक जो है उसकी डायरेक्ट जो वहां की शासन व्यवस्था उसमें एंट्री है। तो यहाँ पर क्या है कि समटाइम्स आप थियोक्रेटिक नहीं हो बट उसके बाद भी इन्फ्लुएंस है आपसे जो वहां की राजनीति है। तो धर्म राजनीति में नहीं होना चाहिए और राजनीति में किसी पद का आधार धर्म ना हो। तो यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता को एक आधारभूत विशेषता माना और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य को सभी धर्मों से एक समान दूरी पे होना चाहिए। इससे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था प्रीलिम्स में, मैं बता देती हूँ। प्रश्न यूपीएससी ने कहा था, यूपीएससी ने गलत स्टेटमेंट पूछा था, जिन बच्चे पहचान पाए हो, कि जो राज्य है वह धार्मिक इस तरीके से आधार पर जो संस्थान बने हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर अनुदान दे सकता है, प्रेफरेंशियल बेसिस नहीं। दे सकता है अनुदान बट प्राथमिकता के आधार पर नहीं कि हिंदू है ये मुस्लिम है सबको फिर बराबर दे, प्राथमिकता किसी को नहीं दे सकता, ये बात कही गई है ना। राजनीति में धर्म के प्रयोग पर प्रतिबंध, राजनीतिक लाभ के लिए धर्म के प्रयोग के विरुद्ध एक मिसाल कायम की। राजनीति धार्मिक प्रभावों से मुक्त ऐसा है नहीं, बट हाँ इस केस में ऐसा कहा गया। हाल ही में भी आप देखेंगे कि अभी जो 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि भाई ना जाति ना राजनीति ना किसी और तरह का नस्लवाद, है ना। बहुसंख्यकवाद के विरुद्ध संरक्षण, अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यवादी नीतियों से बचाना और सभी धार्मिक समुदाय के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करना। जैसे कि एक 1992 में आप सभी जानते हैं बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद धर्मनिरपेक्षता पर जोर दिया गया था, ठीक है, और सभी पक्षों के साथ निष्पक्षता की गई थी। बहुलवादी समाज, व्हाट इज बहुलवादी, जैसे कि हम विविधता की बात करते हैं कि सभी धर्म शांतिपूर्वक एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस जो है वह बना रहे। अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा करना, जो भी ऐसी भेदभावपूर्ण नीतियां उनको हटाना। जैसे कि पंजाब में उग्रवाद के दौरान सिख समुदाय की सुरक्षा ने अल्पसंख्यक अधिकारों के प्रति न्यायालय की प्रतिबद्धता को उजागर करा। इसके अलावा एक और बात, राज्य की तटस्थ भूमिका होनी चाहिए। राज्य जो है उससे अपेक्षा की जाती है कि वह धार्मिक मामलों में पक्षपात से बचते हुए जो तटस्थता है वह अपनाए। सर्वोच्च न्यायालय ने धार्मिक प्रथाओं पर राज्य का जो तटस्थ रुख है वह एक दिखाई देता है, ठीक है। धार्मिक उग्रवाद पर नियंत्रण, सद्भाव को बढ़ावा देना, तो ये ऐसी बातें हैं। और फिर आपने लिखा, जैसे कि आप एक और बात लिख सकते हैं, TMA फाउंडेशन। अरे इसमें इतनी सारी चीजें लिखी हुई, इतने सारे वादे, आप इन सबको याद कर लेंगे पक्का कहीं ना कहीं कुछ टकराएगा या फिर आप इसको लिख पाएंगे। टॉपिक तो वही है ना। आप जैसे संघवाद से क्वेश्चन आया, हो सकता है कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है और अगले तरीके से प्रश्न आए, तब भी आपको यही चीजें तो लिखनी होंगी। आप एसआर बोमई के इसको उसमें भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपको टॉपिक के अकॉर्डिंगली आप तैयार कर सकते हैं बच्चों। ये मामला राज्य द्वारा सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार को सुनिश्चित करता है और धर्मनिरपेक्ष लोकाचार को मजबूती करता है, ठीक है, ये बात है आपकी। इसके बाद आपने छोटा सा कंक्लूड लिखा कि एक आधारशिला जो है वह भारतीय संवैधानिक कानून में एसआर बोमईवाद जो है वह बना हुआ है, जो कि संघवाद और धर्मनिरपेक्षता की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, संतुलित राजनीति को बढ़ावा देता है। नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में।
और इसमें कहा गया है, लास्ट टाइम 2023 में एक क्वेश्चन आया था जिसमें कि ब्रिटेन और भारत की जो संसद की सर्वोच्चता है उसको लेकर कंपैरिजन था। तो तुलनात्मक जो राजनीति है हमेशा वहां से क्वेश्चन आता है, तुलनात्मक संविधान से हमेशा क्वेश्चन आता है। भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रियाओं की तुलना अमेरिकी संविधान में संशोधन की प्रक्रियाओं से कीजिए। ठीक है, तो यहां पर तुलना की बात जो है वह की गई, आप अंतर और समानता दोनों बातों को यहां पे बता सकते हैं। ठीक है, तो मुख्य मांग क्या है, दोनों की जो संशोधन प्रक्रिया है उसमें अंतर क्या है और दोनों की जो संशोधन प्रक्रिया उसमें समानता क्या है। ठीक है, चलो आओ मैं कुछ बातें आपको बताती हूँ। जैसे कि हम भारत और अमेरिका की बात करें, इस तरह के क्वेश्चंस आपके समय बचाते हैं। सीधी बात पूछी, सीधी एक टेबल बनाओ, आगे खिसक जाओ। 150 भी मत लिखो, 120 में अपनी बात को खत्म कर दो, क्योंकि यहाँ पे आप वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, आपके पास टाइम और बच जाएगा, बाकी किसी क्वेश्चन का आंसर अच्छे से लिख दोगे। समझ रहे हो, थोड़ी सी स्मार्टनेस होती है बच्चों ये। अब यहाँ पर देखो, इसमें आपको नहीं कह रही मुझे तो आ रहा है, अब इसमें तो मैं पूरे 20 पॉइंट लिखूंगी और इसमें मैं 200 शब्द लिखूंगी, ऐसा नहीं करना है। 150 का है 150 लिखो, 120 लिख के आगे बढ़ जाओ, क्योंकि इसमें आप अपनी बात को, जैसे कि संविधान की विशेषता पूछी। मैं एक बार मेंस का मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जब मैं मेंस लिख रही थी तो मैंने उसमें संविधान की विशेषताएं जब आई थी तो वहां पर मैंने केवल बस की पॉइंट्स लिख के आगे बढ़ गए थे कि ये विशेषता है, उसमें भी बात पूरी हो गई थी। जरूरी नहीं है कि उनको आप पैराग्राफ में एलोबरेट करें। एक प्रश्न में भी अगर आपका एक पेज भर गया, आपको लग रहा है कि आपकी बात खत्म हो गई, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, चलो, तो जैसे कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति अगर हम अपने देश में देखें तो कहां पर है, ये शक्ति केंद्र के पास है। और एक प्रक्रिया में देखें तो लचीलापन है। हमारे यहाँ संविधान संशोधन कैसा है, ना तो ब्रिटेन जितना आसान है ना यूएस जितना कठिन है, बल्कि एक सिंथेसिस है, दोनों के बीच के एक संतुलन है। ये बात यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है मेंस में कि भारत की जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है या भारत का जो संविधान है, ना तो वह लचीला है ना तो वह कठोर है, नम्य अनम्य शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है, रिजिड और आपका जो फ्लेक्सिबल है, इसके लिए कि भारत नम्य और अनम्य का एक संतुलन है। ठीक है, असंवैधानिक संशोधन को असंवैधानिक बता देना अगर वह है ना, तो क्या हमारे यहाँ तो ये हो सकता है। यूएस में इसकी न्यायिक समीक्षा थोड़ी सी कम है, यूएस में कठोर प्रक्रिया है, विधानसभाओं के पास भी शक्ति है। हमारे यहाँ संविधान संशोधन केवल संसद में शुरू होता है, किसी राज्य के पास ये पावर नहीं है, बट यूएस में तो है। ठीक है, अब है तो है। अब कुछ बहुमत के प्रकारों की भी बात करेंगे कि हमारे यहाँ बहुमत के क्या प्रकार है, अमेरिका में बहुमत के क्या प्रकार है। तो जस्ट एक टेबल ड्रॉ करो, ऊपर नीचे लिख के सारी चीजों को लिख दो। चलो अब हम शुरू करते हैं और इसमें मैं आपको बताती हूँ कि आप इंट्रो क्या लिख सकते हैं। बच्चों, आप इंट्रो लिखिए कि संविधान संशोधन की प्रक्रियाएं संविधान को संशोधित करने की औपचारिक प्रक्रिया है। अमेरिका संविधान में कांग्रेस और राज्य विधानसभाओं को शामिल करके अधिक कठोर प्रक्रिया अपनाई जाती है। निष्कर्ष टाइप का कुछ हो गया, मतलब निष्कर्ष मतलब सबसे लास्ट वाला निष्कर्ष नहीं, मेन जो मुख्य अंतर आपको दिखाई देता है। और ये भी याद नहीं आ रहा तब इतना लिख दो कि भारत में, या यहां से लिख सकते हो कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वह अमेरिका जितनी कठोर नहीं है, ब्रिटेन जितनी लचीली नहीं है, और बल्कि क्या है, दोनों का एक संतुलन है। इसके अलावा फिर आप लिख सकते हैं कि यूएस में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो बहुत ज्यादा कठोर है। ठीक है, और तुलनात्मक हमारे यहाँ लचीला है, जिसमें संसद के पास अलग अलग बहुमत के प्रकार होते हैं, बट यूएस में आप देखेंगे 2/3 है ना, 3/4 इस तरह की बहुमत चाहिए। चलो आगे चलते हैं और एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि संघ बनाम केंद्रीकृत दृष्टिकोण। भारतीय संविधान आर्टिकल 368 में, अमेरिका के संविधान अनुच्छेद 5 में। देखो हमने क्या किया कि प्राथमिक शक्ति संसद को दे दी, लेकिन महत्वपूर्ण संशोधन में राज्य विधानसभाएं भी होंगी, क्योंकि जब जब संघवाद में परिवर्तन होना होगा, संघीय व्यवस्था में परिवर्तन होगा, तब तब राज्य आएंगे, है ना। और वही हम अमेरिका की बात करें तो राज्य विधानसभाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, है ना, महत्वपूर्ण भूमिका। जैसे कि दास्ता उन्मूलन करना था, वहां पे 13वां संविधान संशोधन, तो 3/4 राज्यों के द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता थी। और अगर हम कहें तो राज्य विधानसभा हमारे यहाँ कब आती, जैसे कि जीएसटी का संशोधन करना है, 101वां संविधान संशोधन हुआ, और उसमें एक एक तो आपको एग्जाम्पल एटलीस्ट लिखना चाहिए, है ना। पता चलता है कि बच्चे ने थोड़ी सी तो डीपली स्टडी जो है वह की है,
है, थोड़ी जो मेहनत है बाकी बच्चों से ज्यादा की है। थोड़ी मेहनत आपकी छलकनी चाहिए कि हाँ बाकी बच्चों से ज्यादा अच्छा कंटेंट इस बच्चे का है, और वो कंटेंट आपको तब मिलेगा जब आप चीजों को ठीक तरीके से पढ़ते हैं। देखो हम याद बहुत, ऐसे कई बच्चे हैं जो याद बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है, और वो अच्छे कंटेंट को यूज कर पाते हैं। वही कुछ बच्चे रिवाइज नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, लिखते तो है बट उतना अच्छा कंटेंट नहीं डाल पाते। तो अगर आप एग्जाम्पल्स पुट करते हैं, ये एक आपका ये आंसर अलग दिखाएगा, 1-2 नंबर आपको ज्यादा मिलेंगे। और यकीन मानो ये 1-2 नंबर, आधा नंबर बहुत होता है यूपीएससी के एग्जाम में, बाकी बच्चों से ज्यादा ले आओ, 1-1 नंबर, 2-2 नंबर पे चीजें सिमट जाती हैं, जहां इंपॉर्टेंट है। लचीले, हम ये कह सकते हैं कि दायरा और आवृत्ति देखें तो लचीलेपन के कारण हमारे यहाँ 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके और यूएस में 27 संशोधन हुए, ठीक है। चलो इसके अलावा हम न्यायिक समीक्षा की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय जो ऐसे असंवैधानिक संशोधन है, केशवानंद मामला क्या कहता है बच्चों, कि अगर कोई संविधान संशोधन संविधान के खिलाफ है तो उसमें असंवैधानिक घोषित कर सकता है। लेकिन अगर हम यूएस की बात करें तो यहाँ पे न्यायिक समीक्षा का प्रत्यक्ष योगदान थोड़ा सा कम है। फिर हम भारतीय संविधान की बात करें कि संसद में किसी भी सदन के द्वारा शुरू किया जा सकता है ना। और अमेरिका की बात करें तो कांग्रेस या 2/3 राज्य विधानसभा के द्वारा एक संवैधानिक सम्मेलन बुला के इस प्रस्ताव को रखा जा सकता है। फिर आप लिखे 368 का जो प्रक्रिया है कि कुछ प्रमुख संशोधन में राज्यों की भूमिका भी होती है, जैसे कि 97वां सहकारी समितियों वाला, ये इंडिया की बात हुई है ना। और यहां अगर हम देखेंगे अमेरिका में तो यहां आप देखोगे 3/4 बहुमत की आवश्यकता है, जैसे कि 21वां यहां संविधान संशोधन हुआ था उसमें, ठीक है। अगर हम बात करेंगे भारतीय संविधान की क्या निर्धारित समय सीमा है, तो इसमें कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। बट अगर हम अमेरिका की बात करेंगे तो यहाँ पर राज्यों के पास बेसिकली 7 वर्ष का एक जो समय है अनुमोदन करने का वह होता है। तो ये आपने अंतर बता दिए। अब आपको समानताएं भी बता सकते हैं। समानताएं ये बता सकते हैं कि दोनों में स्थिरता और परिवर्तन की आवश्यकता को संतुलन कायम किया गया। मतलब ऐसा नहीं कि अनावश्यक जो संशोधन है वह कर देने हैं, बट आवश्यक संशोधन भी रोकना नहीं है। तो दोनों देशों ने एटलीस्ट इस बात को माना है, भले हमारे यहाँ 100 हुए, वहां पे 20-25 हुए, लेकिन फिर भी दोनों ने इस आवश्यकता को माना है कि अगर आवश्यकता हुई तब हम संविधान में संशोधन करेंगे। उसके बाद दोनों में एक औपचारिक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि वो जो प्रक्रिया है वह उलझी हुई है, प्रॉपर औपचारिक प्रक्रिया है, प्रॉपर उसमें बताया गया है कि ये प्रक्रिया का इस तरीके से फॉलो किया जाएगा। तो एक औपचारिक प्रक्रिया के द्वारा ही संविधान में संशोधन जो है वह किया जाएगा, जैसे कि हमारे यहाँ आर्टिकल 368 में पूरी प्रक्रिया जो है वह दी गई है। अब विधायी भागीदारी की बात करेंगे तो इसमें भी समानता है कि देखो भले कम ज्यादा हो पर एक व्यापक सहमति जो है वह अमेरिका में भी चाहिए और भारत में भी चाहिए। और संविधान में संशोधन तभी होगा जब इतनी सहमति मिल जाएगी। वो भले बहुमत का प्रकार, आकार, वृहत्ता, वो सारी चीजें अलग अलग है बच्चों, लेकिन फिर भी है, ठीक है। जैसे कि हम द्विसदनीय अनुमोदन की बात करें कि 2 विधायी सदनों का अनुमोदन दोनों प्रणालियों में चाहिए, ठीक है। इसके अलावा संघीय संरचना, अब यहाँ पे एग्जांपल सबके साथ एग्जांपल्स दिए तो कंटेंट बहुत अच्छा है, आप इन एग्जांपल्स को भी याद कर ले, कहीं आवश्यकता पड़ी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। दोनों देशों में संशोधन की प्रक्रिया सरकार के कई स्तर शामिल है जो कि उसकी संघीय संरचना को दिखाती है। आपको पता है वैसे तो अंतर है ना। जैसे कि आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज बार शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, हमने यूनियन वर्ड को यूज किया, यूएस ने फेडरेशन वर्ड को यूज किया, ठीक है। चलो बहुमत की आवश्यकता दोनों में, ये सारी चीजें क्लियर। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हो गया अमेरिका वाला हो गया, दोनों में तुलना बता दो, फिर उसके बाद निष्कर्ष लिख दो कि हाँ कुछ असमानताएं हैं कुछ समानताएं। आगे चलते हैं और हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 7 क्वेश्चन हमें देखने हैं, है ना, मुझे लगता है 15-20 मिनट में ये भी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है भारतीय संविधान के तहत कार्यपालिका अंग में निहित विवेक का आलोचनात्मक मूल्यांकन और इस विवेक पे अंकुश कैसे लगाया जाए। देखो हम देखते हैं कि हमारे लोकतंत्र संविधान का संरक्षक कौन है, न्यायपालिका। हम जब बात करते हैं कि जब भारत में शासन व्यवस्था हमने जो अपनाई है, अगर हम देखें तो शासन व्यवस्था सरकार के यहाँ पे 3 अंग आप देखते हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका जिसकी बात यहाँ की जा रही है, एंड विधायिका, लेजिस्लेटिव। और उसमें आप देखेंगे कि जो कार्यपालिका है ना, कार्यपालिका जो नीतियों को लागू करने का काम कर रही है, इसके पास होते हैं कुछ विवेकाधिकार। उन विवेकाधिकारों का आकलन अब न्यायपालिका ने लगा दिए कुछ अंकुश,
कुछ ऐसे ऐतिहासिक निर्णय है उनको बता दो, दैट्स इट। सबसे पहले क्वेश्चन की डिमांड को समझो, एक फॉर्मेटिंग करो कि अच्छा ये चीजें इसमें लिख सकता हूँ, है ना, उस फॉर्मेटिंग को फिर आंसर राइटिंग करनी है। नहीं तो आप ढीला ढाला जब सोचते ही नहीं हो तो ऐसे ढीला ढाला सा आंसर लिखा जाता है, पता ही नहीं चलता कहाँ क्या लिख दिया। सबसे पहले सोचो, अपने दिमाग को फ्रेम करो कि अच्छा मुझे इस क्वेश्चन में ये चीजें लिखनी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो आपने सबसे पहले बताया कि कार्यपालिका में विवेकाधिकार क्या क्या है, विवेकाधीन शक्तियों से जुड़े हुए क्या ऐसे मुद्दे हैं कि दुरुपयोग के मामले आए हो, और न्यायिक निरीक्षण से कैसे इस पे अंकुश जो है वह लगाया जा सकता है। तो यहां पर आपको 2-3 बातों की जो चर्चा है वह करनी है। पहली बात की प्रश्न की जो मांग है वह आखिर क्या है। दूसरी बात, जैसे कि कार्यपालिका प्रश्न की मांग क्या है कि विवेकाधिकार का महत्व, विवेकाधिकार शक्ति के मुद्दे, न्यायिक निरीक्षण। पहली बात आपको लिखनी है कि इसका महत्व क्या है। हमने कार्यपालिका को अगर विवेक अधिकार संविधान में दे रखे हैं तो कुछ तो महत्व होगा, डेफिनेटली है। जैसे कि बच्चों, शासन में लचीलापन, जैसे कि कुशल निर्णय ले सके, इसके लिए कुछ फ्लेक्सिबिलिटी छोड़ दी कि चलो परिस्थितियों के हिसाब से जो डिसीजन है वह ले लेना। विदेश नीति व रक्षा, विदेश नीति हमेशा ऐसा थोड़ी कि कोई निश्चित सिद्धांत है कि नहीं बस हमें यही पॉइंट्स करने, कुछ चीजें इधर उधर भी मिल जाती है जिसके लिए आवश्यकता होती है कि कोई तो ऐसी अथॉरिटी हो जो खुद से डिसीजन लेके चीजों को देख सके। लोक कल्याणकारी पहल और प्रशासनिक कार्य, तो इन सब के लिए हमें क्या आवश्यकता है कि कार्यपालिका विवेकाधिकार हो। लेकिन कुछ मुद्दे आते हैं जैसे कि दुरुपयोग के मुद्दे, जवाबदेहिता में कमी, लोकतांत्रिक सिद्धांतों का शरण, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन, ये सारे मुद्दों के कारण हमें जरूरी है कि इस पे अंकुश जो है वह लगाया जाए। सो फर्स्ट यू नो कि आपको विवेकाधिकार का आवश्यकता, विवेकाधिकार की आवश्यकता क्यों है, दैट उसके बाद मुद्दे क्या है और न्यायिक निरीक्षण से कैसे इस पे लगेगा। तो न्यायिक निरीक्षण क्या है, जैसे कि विवेक पर नियंत्रण करने के लिए न्यायिक समीक्षा कर देती है कि कार्यपालिका और विधायिका ने अगर कोई भी ऐसा काम किया है या कार्यपालिका किसी ऐसे कानून को लागू कर दे, किसी आदेश को पारित कर दे कि इस संविधान के खिलाफ है, तो संविधान की व्याख्या करने का मतलब लास्ट इंटरप्रेटर कौन है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन का लास्ट इंटरप्रेटर के रूप में न्यायपालिका है ना। फिर देखो फंडामेंटल राइट का, अगर हम संरक्षण की बात करें तो फंडामेंटल राइट के संरक्षण का काम जवाबदेहिता को सुनिश्चित करना, जनहित याचिका है, न्यायिक समीक्षा है, इन सब के द्वारा अंकुश लगाया जा सकता है। तो इन सभी बातों को आप लिख लें, ठीक है। चलो तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे एंड इसमें आप इंट्रोडक्शन में लिखें, भारत का संविधान कार्यपालिका अंग को महत्वपूर्ण विवेकाधीन शक्तियां देता है जिससे वह शासन में महत्वपूर्ण निर्णय ले सके, लेकिन इसका प्रयोग संविधान के हिसाब से किया जाए। न्यायिक निरीक्षण एक महत्वपूर्ण जांच का कार्य करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि संवैधानिक औचित्यता का पालन हो। अब हमने यहाँ पे जो महत्व की बात की थी हम उनको थोड़ा सा विस्तार दे देंगे, जैसे कि शासन में लचीलापन के लिए जरूरत होती है कि सामाजिक जो गतिशीलता है, जो सामाजिक आवश्यकताएं है, उसके लिए आवश्यकता होती है कि नीतियों को अपने अकॉर्डिंगली वह अनुकूलन करे। और इस तरह से जैसे कि आप मान लो कोविड-19 के दौरान कुछ चीजों को लागू करना था तो कार्यपालिका को, जैसे लॉकडाउन है, स्वास्थ्य उपाय को लागू करना था। अब यहाँ पे कहीं लिखा ही नहीं है कि महामारी के दौरान कौन कैसा कार्य करेगा, तो एक विवेकाधीन आपने शक्ति दे दी ना कार्यपालिका को, बस वही बात है। कुशल निर्णय लेना, आप देखो प्रक्रियागत देरी के बिना वह कुशल निर्णय ले सके, इसके लिए बहुत जरूरी था। जैसे 2016 में काला धन और नकली मुद्रा से निपटने के लिए, ठीक है, विमुद्रीकरण कर देना। इसके अलावा विदेश नीति की अगर हम बात करें तो इसमें कार्यपालिका को राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाता, जैसे कि 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक करना, ठीक है। लोक कल्याणकारी कार्यक्रम के लिए बहुत जरूरी होता है उनकी आवश्यकताओं को समझने के लिए, जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय समावेशन के लिए। अच्छा, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, मुझे इससे याद आ गया, यूपीएससी ने क्वेश्चन पता है क्या पूछा था कि जो जनधन योजना है ना, जो जनधन योजना है, जनधन योजना का उद्देश्य क्या है, तो वित्तीय समावेशन। तो बच्चों किसी भी योजना को कभी भी पढ़ो, मेन उसका पर्सपेक्टिव, मेन पर्पस, मेन उद्देश्य क्या है, कभी मत भूलो, ठीक है। चलो आगे देखो, प्रशासनिक कार्य करना, सुचारू संचालन करते रहे, है ना, इसके लिए कार्यपालिका को संकट प्रबंधन के लिए बहुत जरूरी है कि विवेकाधीन शक्तियां दी जाए।
पर इसके जुड़े हुए जो मुद्दे हैं ना वो बड़े परेशान करते हैं। जैसे कि पहला मुद्दा है कि इन शक्तियों का दुरुपयोग किया जा सकता है, और जो कानून का शासन है वो हमारे यहाँ तो रूल ऑफ लॉ है ना, किसी व्यक्ति का शासन थोड़ी, हमारे यहाँ रूल का शासन है, जो विधि बनी उसका शासन है। जैसे कि आप देखेंगे धारा 144 का मनमाना उपयोग करना, इस तरह के मुद्दे बता दो। जवाबदेहिता का अभाव, की पारदर्शिता और जवाबदेहिता जो नहीं है, मतलब आपने कोई निर्णय अगर लिया है तो क्यों लिया, आपको 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, तो इस तरह के आप मुद्दे बता दें। आप बताएं कि भाई लोकतांत्रिक जो सिद्धांत है, कि हमने लोकतांत्रिक सिद्धांत जो अपनाए हैं कि विधायी और न्यायिक जांच को कमजोर कर सकता है, जिससे सरकार के अंगों के बीच का संतुलन बिगड़ सकता है, तो हमने तो जांच संतुलन की बात करी है। बट एक के पास विवेकाधिकार, बहुत अच्छी बात किसी ने कही है, याद नहीं आ रहा मुझे, यही लिख दो जब याद नहीं आ रहा, संविधान निर्माताओं ने बहुत अच्छी बात कही कि संविधान को विफल करने के लिए पूरे लोगों का जमावड़ा नहीं, बल्कि मुट्ठी भर लोग ही पर्याप्त है। और ये मुट्ठी भर लोग ऐसे होंगे जो कि अपने संस्थाओं में अपने विवेकाधिकारों को बढ़ाना चाहते होंगे। जैसे पाकिस्तान में आप देखेंगे कि जनरल जो है सेना के आते हैं, वे कान पकड़ के प्रधानमंत्री को उठा देते हैं, खुद बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कहीं ना कहीं आप देखते हैं ना इंप्लीमेंटेशन चीजों का किस तरीके से है, तो मुट्ठी भर लोग पर्याप्त है। तो यहाँ पे अगर ऑलरेडी संविधान ने इतनी ठीक चीजें और ठीक बैलेंस अगर बना रखे है, तो फिर उन बैलेंस के चक्कर में मतलब चीजें जो है वह खराब नहीं होती। ठीक है, चलो सार्वजनिक अविश्वास, दुरुपयोग से क्या होगा, सार्वजनिक अविश्वास होगा। जैसे कि भारत में आपातकाल, आपको पता है संविधान हत्या दिवस भी घोषित किया। अब आगे हम चलेंगे, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करना, जैसे कि व्यक्तियों को अगर आपने हिरासत में लिया, पत्रकारों की गिरफ्तारी, ये सारी चीजें। क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा बड़ा है, आप सोचेंगे कि मैम आप तो 1000 शब्दों में बता रहे हैं, ये इसलिए कि आप चीजों को सीखो, आप 4-4, 5-5 पॉइंट्स इससे निकाल ले और उसको लिख ले, है ना। चलो आगे हम करते हैं कि देखो न्यायपालिका ही तो है जो हमारे संविधान की संरक्षक है। तो न्यायपालिका के कई ऐसे डिसीजन है, जैसे कि एक फैसला था, अगर आपको 2 चीजें भी याद रहे ना, केवल 2 भी याद रहे, कि आपको पुट्टास्वामी याद है, आपको केशवानंद भारती वाद याद है, आप उसको लिख दो और लिख दो कि न्यायिक समीक्षा, न्याय सबसे अच्छा जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 30 लिख दो कि कोई भी ऐसी विधि जो कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करेगी वह शून्य घोषित हो जाएगी, आप उसको लिख दो। ठीक है, तो नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 377 की समीक्षा की और उसे रद्द कर दिया। कार्यपालिका कार्रवाई संवैधानिक अधिकारों का सम्मान करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो गया। ठीक है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण के लिए क्या हुआ, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना किसका काम है, न्यायपालिका, जिस स्वतंत्रता और न्याय सुनिश्चित करे, जैसे कि पुट्टास्वामी वाद में निजता का अधिकार। यूपीएससी ने यहां से भी क्वेश्चन पूछा हुआ था बच्चों कि अगर हम राइट टू प्राइवेसी की बात करेंगे तो राइट टू प्राइवेसी किसके अंतर्गत आता है। आप देखो जवाबदेही कैसे सुनिश्चित करी, जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग कानून और जिम्मेदारी पूर्वक जो है वह किया जाए। जैसे कि नेशनल हेराल्ड मामला था, इसमें वित्तीय अनियमितताओं से निपटने के लिए कार्यपालिका की भूमिका न्यायिक जांच के अधीन हो गई। अब जनहित याचिका सबसे बड़ा मुद्दा है। जनहित याचिका का मतलब क्या है कि हम और आप किसी और की तरफ से भी याचिका जो है वह दायर कर सकते हैं। तो जनहित याचिका एक बहुत बड़ा मुद्दा है ना, इसके माध्यम से, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण का मामला है। ठीक है, चलो अब विधायी अधिनियमों की समीक्षा, जैसे कि आधार का फैसला, आधार कार्ड है ना, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि कार्यपालिका की शक्ति को दुरुपयोग रोकने के लिए आधार योजना विशिष्ट शर्तों के साथ आधार का जो काम है वह किया। तो ये सारी चीजें आप लिखे, उसके बाद आप लिख दें, है ना, कि बेसिकली इसका जो कंक्लूजन है, कंक्लूड करना है, कंक्लूजन है वो क्या है कि उत्तरदायी शासन के लिए कार्यपालिका विवेक आवश्यक है, न्यायिक निगरानी सुनिश्चित करती है कि इसका प्रयोग जिम्मेदारी से संवैधानिक सीमाओं के भीतर हो, यह गतिशील संतुलन लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा करता है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, कानून के शासन में विश्वास को बढ़ावा देता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। अगर देखो मेरी तरफ से पूछा जाए तो मैं इस क्वेश्चन को 5 स्टार देती हूँ। उसके पीछे रीजन है, काफी चर्चा में रहा, प्रश्न आने की संभावना कंपैरेटिवली ज्यादा है ना। चलो पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन को कभी भी बड़ा देख के डरना नहीं है कि क्वेश्चन बड़ा है, उसके बस पॉइंट निकाल लो, उस हिसाब से लिख दो, बिल्कुल भाषा में तो फंसना ही नहीं है। आप एक बार अर्थ समझ गए, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, आपने क्वेश्चन को पूरा लिखना है और उतने शब्दों में लिखना है जितने दिए गए, है ना। 250 में है, 2500 में नहीं है। सो खुद को समझाना भी है, अच्छा खुद को समझाना भी पड़ता है कि अरे नहीं मुझे ये 250 ही में लिखना है ना, 2500 में नहीं लिखना है,
तो अपनी जो भावनाएं, जो ओवरऑल खुश हो गए, अरे ये तो मैं पढ़ के आया हूँ, साल भर ये यही पढ़ा है, खुश नहीं होना है, ठीक है, करो इसको 150-200 में जो है निकलो। लद्दाख को छठी अनुसूची का दर्जा प्रदान करने के लिए संभावित लाभ व चुनौतियां, इतना चल रहा है तो लाभ व चुनौतियां, आलोचनात्मक मूल्यांकन कर दिया। क्षेत्रीय स्वायत्तता, विकासात्मक आकांक्षाओं के निहितार्थ, इसकी विशिष्ट सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को संरक्षित करने का जटिल संतुलन केंद्रित है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम तो है, 15 मार्क्स का 250 शब्दों का, ठीक है। अब प्रश्न की मांग क्या है कि छठी अनुसूची का दर्जा, छठी अनुसूची के दर्जा के आने वाले चैलेंजेस, यहाँ पे आपने लाभों का मूल्यांकन, चैलेंजेस, और आपने यहाँ पे भविष्य के लिए उपाय सुझा लिए कि आखिर इसका। चलो, तो सबसे पहले तो आपने लिखा कि भाई इंट्रो की अभी बहुत ज्यादा जो मांग है वह चल रही है, पूर्ण राज्य के दर्जे की भी मांग भी चल रही है ना। आप सोनम वांगचुक का भी जो है एक लाइन में वर्णन जो है वह कर सकते हैं कि अभी वहां पे पर्यावरण जो उपवास है वह भी रखा गया था ताकि वहां के पारिस्थितिक तंत्र को बचाया जा सके, मतलब थोड़ा सा आप लिखिए। उसके बाद से लिखिए कि छठी अनुसूची के लाभ क्या है। आप बताइए कि सांस्कृतिक संरक्षण के लिए आवश्यक है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए, रोजगार के अवसर के लिए और संवेदनशील तंत्र के संरक्षण के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। फिर आप इसके चैलेंजेस बताइए। भैया चैलेंजेस ये हैं कि आप संवैधानिक और प्रशासनिक कई बाधाएं हैं, समटाइम्स हमें चीजें क्लियर दिखती है बट वो होती नहीं है, हमें लगता है सरकार ऐसा करने क्यों नहीं देती, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि आप ये डिसीजन नहीं ले सकते हो। फिर हम देखेंगे अन्य क्षेत्रों के लिए उदाहरण बनेगा। एक राज्य को अगर आपने भाषा के आधार पर दर्जा दिया था, उसके बाद गुजरात, बॉम्बे, पंजाब, हरियाणा सब अलग अलग अपने अपने जो राज्य, जो भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण है वह कर रहे हैं। अगर आपने एक बार सेट कर दिया कि बिहार अभी पूर्ण राज्य का दर्जा मांग रहा था, माफ कीजिए, बिहार अभी एक विशेष जो राज्य के दर्जे की मांग है वह कर रहा, तो उसके पीछे रीजन था कि सरकार से अनुदान मिलता, वहां से भी प्रश्न आ सकता है ना। तो इस तरीके से आप चीजें देखें कि एक को अगर दे दिया तो बाकी उसे एग्जाम्पल सेट हो गया, अब आप उसको भी वो सारे बेनिफिट्स दो, और वो बेनिफिट समटाइम्स एक केंद्र पे बोझ डालते हैं। शासन की जटिलताएं, सामाजिक आर्थिक असमानताएं, ठीक है, ये तो इसकी प्रॉब्लम हो गई। तो एक तरफ लाभ है, एक तरफ चैलेंजेस है, अब है आगे की राह। तो हितधारकों से संवाद करा जाए, है ना, लोगों से संवाद करो, जो भी हितधारक हैं, चाहे वहां की पार्टी हो, राजनीतिक पार्टी हो, लोग हो जो आंदोलन कर रहे हैं वो हो, केंद्र सरकार हो, इन सभी के बीच में एक संवाद करा जाए, है ना। और ये देखा जाए कि क्या ये व्यवहारिक है। मान लीजिए कभी कभी राज्य बहुत गलत डिमांड्स मांगते हैं, गलत वो जो अनुचित मांगे होती है, क्या वो व्यवहारिक है, ये उनसे भी पूछा जाए। संवेदनशील नीतियों पर निर्माण किया जाए। पता है जैसे कि अभी लद्दाख को लेके ये चला कि वहां के संवेदनशील ऐसे क्षेत्र है, और उन क्षेत्रों पे अगर हम संवेदनशील क्षेत्रों की बात करें तो उनके लिए वहां पे डेवलपमेंट की जो चीजें हैं, डेवलपमेंट के जो काम है वह ना करे जाए, है ना, और उसके लिए नीति निर्माण हो। रिसोर्सेज नहीं है, देखो यहाँ पे ना बच्चों एक चुनौतियों में, चैलेंजेस में भी ये है कि रिसोर्सेज नहीं है प्रॉपर। अगर हम दे भी दे तो सरकार रिसोर्सेज कहाँ से लाएगी, तो यही आपका समाधान हो गया कि रिसोर्सेज नहीं है तो भैया लेके आओ रिसोर्सेज, ठीक है। चलो, अब तो सबसे पहले आपने बताया, क्योंकि छठी अनुसूची की बात की तो की टर्म आपको क्या मिल गया, छठी अनुसूची, है ना। आर्टिकल 244 क्लॉज 2 और आर्टिकल 275 के तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों को स्वायत्त जिला परिषद के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण विधायी, न्यायिक, कार्यकारी शक्तियों का प्रावधान है। और लद्दाख द्वारा अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय स्वायत्तता के लिए छठी अनुसूची की मांग की जा रही। तो पहले छठी अनुसूची को आपने थोड़ा सा एक वर्णन कर दिया, उसके बाद ये बता दिया, फिर एक एक करके जो यहाँ पर प्रावधान, जैसे कि हमने सांस्कृतिक संरक्षण की बात की, है ना, तो आपने बताया कि लद्दाख की विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत, रीति रिवाज है, जैसे कि यहाँ पे बकरवाला है ना, चंगपा है, बाल्टिस है, बोटस है, गुज्जर है, इन सभी जनजातियों के लिए तो यहाँ पे एक संरक्षण का बेहतरीन तरीका है। दूसरा हमने देखा राजनीतिक प्रतिनिधित्व हो जाएगा कि बेसिकली लद्दाख में विधायी निकाय का अभाव है, क्योंकि जब 2019 में जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख है उसको अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, तो उसके बाद जो प्रॉब्लम हुई वो प्रॉब्लम ये है कि लद्दाख में विधानसभा नहीं है, जम्मू में है, हाई कोर्ट भी जम्मू में है, तो यहाँ पे लद्दाख को ये परेशानी है ना। आया समझ में। इसके अलावा देखो रोजगार के अवसर, लोक सेवा आयोग, व्यापार रोजगार की अनुपस्थिति है, तो जो रोजगार सृजन के लिए ये जो
प्रॉब्लम है ना, तो स्वायत्तता अगर मिलेगी तो शासन को बेहतर बनाया जाएगा। अब देखो जैसे कि जलवायु कार्यकर्ताओं ने ग्लेशियर और अल्पाइन घास के मैदानों को खतरे में डाला, मतलब खतरे में डालने वाली जो औद्योगिक गतिविधियां हैं उस पर कंट्रोल की बात की गई कि यहाँ विकास का कार्य ना हो, तो ये इसमें एक प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम देखेंगे कि छठी अनुसूची के जो प्रावधान है कठोर पर्यावरण संरक्षण उपायों को लागू कर सकते हैं, तो यहाँ पे इन बातों को आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे, एक क्वेश्चन और बच्चों आपका बचा हुआ है। ठीक है, लद्दाख के बारे में कि जैसे कि अधिवास नीति में परिवर्तन यहाँ किया जाए कि छठी अनुसूची भूमि और रोजगार के मामलों में लद्दाख निवासियों के लिए अधिमान्य उपचार सुनिश्चित करे, लोकतांत्रिक संस्थाओं को यहाँ मजबूत किया जाए, है ना, वित्तीय स्वायत्तता जो है वह दी जाए। अब आपने देखा कि चैलेंजेस क्या है, आओ जरा चैलेंजेस को भी देखते हैं। चैलेंजेस है इस प्रक्रिया में आर्टिकल 244 और संबंधित अनुसूचियों में संशोधन करना शामिल है, जिसके लिए संसद में 2/3 बहुमत की आवश्यकता है। तो देखने में लग रहा है कि हमें जो है ये काम हम जल्दी कर लेंगे, पर ऐसा है नहीं, संवैधानिक और प्रशासनिक कई बाधाएं हैं। ठीक है, इसके अलावा अन्य क्षेत्रों के लिए अगर मिसाल बन जाएगा, जैसे कि पश्चिम बंगाल है ना, गोरखा, पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड है, यूपी में बुंदेलखंड है, ऐसे क्षेत्र स्वायत्तता की मांग करेंगे। शासन की जटिलता, स्वायत्त परिषदों की जो स्थापना है स्थानीय और केंद्रीय सरकारों के बीच में एक समन्वय जो है उसको जटिल बना देगी। इसीलिए तो हमें इसके सुझाव के रूप में व्यवहार्यता को अच्छा, हमेशा एक बात समझो बच्चों, जब चैलेंजेस लिखोगे ना, जैसे कि हमने कहा कि महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है, उनके वर्क प्लेस पे उन्हें सुरक्षा नहीं है, तो सुरक्षा दे दो, सुरक्षा नहीं है सुरक्षा दे दो, ये उसका समाधान हो गया। ठीक है, सामाजिक आर्थिक असमानताएं, इसको ठीक किया जाए, तो ये बात आप लिखो। अब हम चलते हैं कि बेसिकली आगे की राह क्या हो। आगे की राह ये हो कि इसमें एक सार्थक संवाद जो है लद्दाख के स्थानीय समुदाय को बुलाओ, राजनीतिक नेता, नागरिक समाज और इन सभी के बीच में आपने एक संवाद जो है वे शुरू करो। नागा समूहों के साथ शांति वार्ता में प्रयुक्त की गई प्रक्रिया है ना, संवाद की मांग को प्रेरित करने वाली शिकायत आकांक्षाओं को समझने में मदद मिलेगी। व्यवहार्यता का मूल्यांकन किया जाए, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक, विधिक, सांस्कृतिक, एक मूल्यांकन तो करो कि एटलीस्ट लद्दाख को छठी अनुसूची के दर्जा देने के बारे में आपने कह तो दिया कि हाँ दर्जा दे दो, संरक्षण तो मिल जाएगा, पर क्या व्यवहार्यता है कि हाँ भैया संरक्षण जो है वह किस हद तक मिलेगा, ये वाली बात हो गई। ठीक है, फिर आपने देखा भाई ठोस कार्यों के साथ विश्वास का निर्माण, कि आपने लद्दाख की जनता का विश्वास जीतने के लिए एक निर्धारित समय सीमा के भीतर ठोस कार्य को पूर्ण किया जाए और वादे को भी आप पूरा करो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने विशेष पैकेज की बात की, तो आप विशेष पैकेज फिर दो, स्थानीय शासन को आप ठीक करो, है ना, ये सारी बातें। उसके बाद में आपने सुंदर सा छोटा सा प्यारा सा कंक्लूजन जो है वह लिख दिया कि लद्दाख को छठी अनुसूची में दर्जा प्राप्त करने से उसकी सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने, स्थानीय शासन सुनिश्चित करने विशिष्ट अवसर प्राप्त होंगे। हालांकि प्रशासनिक चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीतिक योजना, समावेशी संवाद, चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वयन की आवश्यकता है। ये आपने बताया, मतलब आप जो पूरे क्वेश्चन में कहना चाह रहे हैं वो आपने 2-3 लाइन में कह दिया। आया समझ में ये क्वेश्चन? तो आपने पहले थोड़ी सी एक फॉर्मेटिंग कर ली, है ना, इस तरीके से। वैसे सच बात बताऊं, आप इस क्वेश्चन का आंसर कई तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे सारी चीजें मैं आपको पैराग्राफ राइटिंग में बता रही हूँ, लेकिन मैं आपसे ये भी कहती हूँ बच्चों, आप चाहे तो आप फ्लो चार्ट का यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपने एक तरफ लाग, एक तरफ चुनौतियां लिख दी, 4-4, 5-5 पॉइंट्स लिख दिए। आपकी वो जो पैराग्राफ भरने की वो थी ना कि एक लाइन लिखोगे फिर 2 उसका विस्तार करोगे, और 2 लाइन में उसमें बात ठीक से पूरी होती नहीं है, तो वो केवल पेज भरने वाली बात हो जाती, उतना इफेक्टिव नहीं होता। ठीक है, चलो आते हैं हम अपने बच्चों लास्ट क्वेश्चन पे, और आपका लास्ट क्वेश्चन है राज्य के द्वारा, आपका लास्ट क्वेश्चन है, राज्य के द्वारा उचित प्रक्रिया के बिना संपत्ति का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय निजी नागरिकों के प्रक्रियात्मक अधिकारों के संदर्भ में हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित किए गए निर्णय के प्रकाश में संविधान के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार के विकास और इसके ऐतिहासिक मामलों की समीक्षा कीजिए।
तो सबसे पहले हम इसकी डिमांड को समझ लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर देखो कि जो संपत्ति का अधिकार है, पहले आपने बताया कि हमने पहले तो इसको फंडामेंटल राइट्स में डाल रखा था, लेकिन उसके बाद में हमने एक संविधान संशोधन करा और इसको आर्टिकल 300A में शामिल कर दिया। यूपीएससी ने अच्छे इस क्वेश्चन को भी पूछा था कि वर्तमान में जो फंडामेंटल राइट जो राइट टू प्राइवेसी है, वो राइट टू प्राइवेसी आपका कौन सा राइट है। तो अभी वर्तमान में एक लीगल राइट है जो सभी को अवेलेबल है, ठीक है। संपत्ति से अधिकार से संबंधित जो ऐतिहासिक मामले हैं वो बताने हैं। निजी नागरिकों के प्रक्रियात्मक अधिकारों के बारे में सुप्रीम कोर्ट के क्या निर्णय है वो आपने बताने हैं, ठीक है। तो पहले आपने बता दिया कि संपत्ति का अधिकार पहले कहाँ एग्जिस्ट कर रहा था, आर्टिकल 19 क्लॉज 1, आर्टिकल 31। बाद में वर्तमान स्थिति ये है जो कि 44वें संविधान संशोधन से है कि हमने 1978 में 300A में शामिल कर दिया गया और इसे एक विधिक अधिकार बना दिया। हम कुछ ऐतिहासिक मामलों की बच्चों बात करेंगे, तो ऐतिहासिक मामले में आपका क्या आ गया, जैसे कि गोपालन मामला है, केशवानंद मामला है, मिनर्वा मिल मामला है ना, और भी इस तरह के कई मामले। तो ये चीजें हमने कुछ बता दी। चलो एक एक करके इन पॉइंट्स को हम और देख लेते हैं। सबसे पहले आपने लिखा है इसमें इंट्रोडक्शन में आपने बताया कि जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति अर्जित करने, स्वामित्व रखने, उसका निस्तारण करने, विधिक संवैधानिक अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है और संशोधन और न्यायिक व्याख्याओं के माध्यम से इसकी स्थिति जो है विकसित की गई है, ठीक है। न्यायालय ने निर्णय पारित किया कि राज्य उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना संपत्ति का अधिग्रहण जो है वह नहीं कर सकता। तो एक प्रक्रिया की जो सुरक्षा है वो न्यायपालिका के द्वारा दी गई। चलिए आगे बस 2-4 पॉइंट्स और मैं इसके बता देती हूँ आपको। जैसे कि अगर हम सबसे पहले क्रमिक विकास की बात करें कि इसका जो क्रमिक विकास है वह कैसे हुआ, तो प्रारंभ में तो आर्टिकल 19(1) क्लॉज F में और आर्टिकल 31 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट के रूप में इसकी मान्यता जो है वह दी गई थी। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे कि जमींदारी उन्मूलन करना था और जमींदारों के पास क्या थी, भूमि थी, भूमि सुधार करना था। तो ऐसे में अगर जमींदार ये कहे कि भूमि पर उनका अधिकार है क्योंकि वो उनकी संपत्ति है, संपत्ति का उनका अधिकार है, यहाँ पे जो हमें डीपीएसपी को लागू करना था कि राज्य एक व्यक्ति के जगह आप समुदाय के भले की बात कर रहे हैं, आप सामाजिक भले की बात कर रहे हैं, तब ऐसे में आप संपत्ति का अधिकार जो है वह उसमें रोड़ा बन रहा था, तो इसको हटाना था, है ना। तो प्रथम संविधान संशोधन करा गया, आपको वो बताना है। इसके बाद आप लिखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसको आप नहीं भूल सकते, 44 संविधान संशोधन 1978। और इसमें आप बताइए कि इसको मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया, आर्टिकल 31 को निरसित किया, हटा दिया गया और अभी एटलीस्ट वर्तमान में हम देखें तो आर्टिकल 300A के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। और ये 300A में क्या लिखा हुआ है कि ये अब एक सामान्य विधिक अधिकार है जो कि सभी को प्राप्त है। विधिक अधिकार है मतलब विधि बनाकर चाहे तो इसको सरकार के द्वारा चेंज करा जा सकता है। तो वर्तमान स्थिति यही है कि किसी भी व्यक्ति के पास ये विधि अधिकार है ना, और इसे संपत्ति से जो इसके अतिरिक्त विधि के अतिरिक्त व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, है ना। उदाहरण के लिए भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 है, जिसमें कि राज्य द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए एक विधिक ढांचा दिया गया है जो प्रभावित व्यक्तियों के लिए उचित मुआवजा और पुनर्वास को सुनिश्चित करेगा। अब आप बस 2-3 ये बता दो कि संपत्ति के अधिकार के मामले, जैसे कि एक गोपालन मामला है ना, एक गोपालन मामला आप बताएं केशवानंद भारती मामला, जिसमें कि मूल संरचना के सिद्धांत की स्थापना की गई थी और इसमें यह कहा कि संविधान में संशोधन की जो शक्ति है लेकिन मूल ढांचे का परिवर्तन नहीं कर सकती। तो इसमें हम देखेंगे कि 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मूल ढांचे से हटाया गया और उसके बाद इसको विधिक अधिकार कर दिया, है ना। मिनर्वा मिल मामले में आप देखें, मिनर्वा मिल मामले में चेंजेस किए गए। इसके अलावा जीलूबाई नानभाई मामला गुजरात राज्य, है ना। तो निजी नागरिकों के प्रक्रियात्मक अधिकारों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के हाल ही के निर्णय अगर हम देखें, आप इसमें ये 2-3 बातें लिख सकते हैं, जैसे कि अनुचित अधिग्रहण की असंवैधानिकता, विधि के हिसाब से ही करें, अनुचित अधिग्रहण है उसको असंवैधानिक। उचित प्रक्रिया पर जो है वह जोर दिया गया कि राज्य के द्वारा जो अधिग्रहण किया जाएगा वह उचित प्रक्रिया पे होगा। अनुच्छेद 300A के अंतर्गत विधिक प्राधिकार वाक्यांश प्रतिष्ठित क्षेत्र अधिकार की शक्ति से परे है। विधिक प्रक्रियाओं का पालन करने की आवश्यकता पर इसमें जोर दिया गया, है ना। सार्वजनिक उद्देश्य की अभिव्यक्ति की बात की, न्याय संगत क्षतिपूर्ति, कुशल प्रक्रिया की बात की।
और लास्ट में आपने लिख दिया एक कंक्लूजन कि भारत में संपत्ति के अधिकार का विकास व्यक्तिगत अधिकारों और सार्वजनिक हित के मध्य का जो संतुलन है वह प्रतिबिंबित करता है, या आप फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी का भी संतुलन लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये रही आपकी आज की क्लास। उम्मीद है कि आपको ये जो मेंस आंसर राइटिंग है ना, वो काफी बेनिफिट लगा होगा। आज हमने इन टॉपिक्स की बात की, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं। आप ऐसा करो, रिवाइज करते रहो, और रिवाइज के साथ साथ लग रहा है कि ये टॉपिक साल भर ज्यादा चर्चा में रहा, आप उस टॉपिक को ज्यादा, है ना, उससे आंसर राइटिंग कर ले। स्टार्टिंग की क्लास के स्टार्टिंग में मैंने बताया एक टॉपर की कॉपी दिखा के आप पैराग्राफ, फ्लो चार्ट दोनों तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा डिमांड क्या है, मल्टी डायमेंशन अपने आंसर्स को रखना है ना, पीवाईक्यू को रिव्यू करो, लैंग्वेज का ध्यान रखो, और आप लास्ट में यही है कि जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना प्रैक्टिस करें। चलिए, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।